Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes। और एसएससी जेई 2023 की प्रिपरेशन का शंखनाद यहाँ पर हो चुका है इस सीरीज के साथ। यहाँ पर हम एसएससी जेई 2023 की जो एग्जाम शेड्यूल्ड है अक्टूबर के अंदर, वहां पर हम इसके लिए मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो सीरीज यहाँ पर हमने स्टार्ट की है, इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पार्ट नहीं, बल्कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के भी सेशंस यहाँ पर कंडक्ट होंगे। तो आज से आपका जो पहला सेशन है, इसके अंदर हम सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पोर्शन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे जिनसे हमने कम्युनिकेट किया, वहां पर बच्चों से यही हमें मालूम चला कि मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, और बच्चों की डिमांड और रिक्वेस्ट के बाद हमने ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसके अंदर हमने एक प्रॉपर पैटर्न में यहाँ पर क्वेश्चंस को लिया है। जैसे कि कुछ टाइम हम तीन जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आप जानते हैं कि एसएससी जेई के अंदर अगर हम बात करें तो काफी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज अलग अलग होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज 10 टू 12 मार्क्स के आसपास है। सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज 8 टू 10 मार्क्स है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज 8 मार्क्स से भी थोड़ा कम है। तो हमने उसी पैटर्न में पहले उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा, और फिर ऐसे हमने सेट्स बनाए। ऐसे सब्जेक्ट हमने पहले यहाँ पे पिक किए जिनका वेटेज ज्यादा होता है हर बार, और इस बार भी ज्यादा रहेगा। तो ऐसे जो एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा होगा, वो है बिल्डिंग मटेरियल, then quantity surveying and costing and fluid mechanics। so BMC, QSC और FM का ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का पहला सेशन, और आप सभी का इस शानदार सेशन के अंदर स्वागत है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि जो भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ में और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस टॉपिक संबंधित, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट को पोस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये डाउट है, या ये मुझे टॉपिक समझना है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं वो टॉपिक भी एक बार डिस्कस कर लूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है, आइडेंटिफाई द वर्क विद कोड EFGH कॉमा इन विच द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज आर नॉट आइडेंटिकल। क्वेश्चन क्या है वो समझना। देखो एसएससी के अंदर क्या होता है, जो एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा, हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बट एसएससी क्या करते जा रहा है, टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एसएससी जो अब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को इस तरह सेट करता है कि बच्चा शुरुआत में 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने में 2 सेकंड कंफ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन होता बहुत सिंपल है। और सेम इसी क्वेश्चन के अंदर है कि जो सिंपल सी बात है उन्होंने इसमें भी कोड बना दिए कि EFGH कोड के अकॉर्डिंग आप बताइए कि कौन सा जो कोड है उसमें कौन सी जो क्वांटिटी है, कौन सा जो पार्ट है EFGH, कौन सा आइडेंटिकल नहीं है। अब पहले तो क्वेश्चन को ही समझना है क्या आइडेंटिकल नहीं है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग से, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से। पहला है ई, टर्फिंग ऑफ द बंड्स ऑफ कैनाल। तो कैनाल के आसपास जो बंड्स होते हैं, जो एम्बैंकमेंट वाला पोर्शन है, उनका हम टर्फिंग मतलब हम बोल सकते हैं लाइनिंग, जो प्रोसेस है कैनाल की, उसको हम किस में मेजर करते हैं वो हम समझेंगे 2 मिनट बाद। अगला यहां पर बोला है क्वांटिटी कैलकुलेशन, वुड वर्क फॉर डोर शटर कैसे होगा। नेक्स्ट इज सेंटरिंग एंड शटरिंग और फॉर्मवर्क, एंड नेक्स्ट है वेल सिंकिंग। अब अगर इसमें आप समझें तो क्या इसमें क्या आइडेंटिकल नहीं है, पहले तो वही समझ नहीं आएगा। बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें तो जो टर्फिंग ऑफ बंड्स ऑफ कैनाल है, ठीक है, ये जो लाइनिंग होती है, आप जानते हैं लाइनिंग को, लाइनिंग सरफेस वर्क है। सो इट इज मेजर्ड एंड हैज टू बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। देन वुड वर्क फॉर डोर शटर्स, तो जो फर्नीचर वर्क होता है वो तो हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, बट जो डोर पैनल्स हैं, विंडो पैनल्स हैं, वो हमारे स्क्वायर मीटर में मेजर होते हैं। जो चौखट या फ्रेम होती है वो क्यूबिक मीटर में मेजर होती है। जो सेंटरिंग और शटरिंग है और फॉर्म वर्क है, आरसीसी वर्क के अंदर आता है, आरबी वर्क में आता है, ये भी स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। तो यहां पे जो वेल सिंकिंग है, वेल सिंकिंग को हम रनिंग मीटर के अंदर मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? रनिंग मीटर के अंदर। अब अगर ये आपको पता हो तो आप इसमें से आइडेंटिकल
कौन सा आइडेंटिकल नहीं उसको पेयर आउट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो ये 3 अलग हो गए और ये अलग हो गया, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, एज। ये ध्यान रखना है, वेल सिंकिंग जो है इसको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और साथ में जो हमारा कैनाल लाइनिंग है उसको स्क्वायर मीटर में, वुड वर्क फॉर डोर शटर्स स्क्वायर मीटर में, सेंटरिंग शटरिंग और फॉर्म वर्क को स्क्वायर मीटर में नापते हैं। ऐसे भी कुछ वर्क हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो कॉर्निस, साथ में कॉर्बेल, और एक और वर्क होता है कॉपिंग। अगर इनका पूछें तो ये सब रनिंग मीटर में मेजर किए जाते हैं। अगर आपको रोलिंग शटर का पूछा जाए, रोलिंग शटर, तो रोलिंग शटर हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। अगर आपसे पूछा जाए कोलेप्सिबल गेट, कोलेप्सिबल गेट मतलब चैनल गेट, तो कोलेप्सिबल गेट को हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि हम जो पर्टिकुलर वर्क है स्कर्टिंग, स्कर्टिंग मतलब दीवार में कोने में टाइल्स लगाना, इसको रनिंग मीटर में करते हैं। और डाडो वर्क पूछा जाए तो ये हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। एक बार एग्जाम में एक्सप्लोजिव्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये भी पूछा गया था। तो अगर एक्सप्लोजिव्स का कभी भी पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे एक्सप्लोजिव्स केजी में मेजर किए जाते हैं। तो ये वो मैंने आपको बताया जो बहुत फेमस है, एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। बट ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में यही समझ नहीं आ रहा था पेयर क्या है। क्वेश्चन सिंपल है बट उन्होंने उसको फ्रेम ऐसे किया है। मतलब अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप रेडी रहें, माइंडसेट अपना रेडी रखें कि वहां पे क्वेश्चन पेयर वाला पूछेगा ही पूछेगा। सिंपल है, लैंग्वेज डिफिकल्ट बनाएगा, ठीक है। तो पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ना, अगर आप थोड़े से क्वेश्चन में अटक जाओगे तो आप उसमें टाइम काफी लगा दोगे। सो हमारा जो आंसर है वो यहां पर क्या है, डी आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल का है और मेरे साथ में जो बिल्डिंग मटेरियल का जो पार्ट है उसको विजय सर ले रहे हैं यहां पर सेशन में। तो हम विजय सर को बुलाते हैं और बीएमसी का पोर्शन का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। बोला गया दो स्टेटमेंट है एसोसिएटेड विद कंक्रीट आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू दिस स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा सही है। एज द कॉम्पेक्शन फैक्टर इंक्रीजेस स्लम्प डिक्रीजेस। तो पहले तो समझो कॉम्पेक्शन फैक्टर की बात क्या चल रही है। जब हम बात करते हैं कॉम्पेक्शन फैक्टर की, तो कॉम्पेक्शन फैक्टर का मतलब होता है इज रेफर्ड टू हमारे पास जो हमारा पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होता है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारे पास क्या बताएगा, हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो हमारा जितना स्टिफ मिक्स बनेगा, जितना स्टिफ मिक्स बनेगा हमारे पास उसकी कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू उतनी ही कम आएगी, उसकी कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। तो देखो अगर हमारे पास और जितना स्टिफ मिक्स होता है, जितना स्टिफ मिक्स होता है हमारे पास, उसमें भी हमारा जो स्लंप वैल्यू निकल कर आता है, जो हमारा स्लंप वैल्यू निकल कर आता है वो भी हमारे पास उतना ही कम निकल कर आता है। तो बोला गया है एज द कॉम्पेक्शन फैक्टर इंक्रीजेस, क्या स्लंप डिक्रीज होगा? नहीं। कॉम्पेक्शन फैक्टर वैल्यू कम होगी तो स्लंप की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और कॉम्पेक्शन फैक्टर बढ़ेगा तो स्लंप की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन तो कंप्लीटली गलत हो जाता है। दूसरी बात, हमारे पास अगर हम बात करें स्लंप टेस्ट हेल्प्स इन क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल गलत हो जाता है। स्लंप टेस्ट जो है वो क्या बताता है? स्लंप टेस्ट बताता है इंडिकेट्स अबाउट वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी के बारे में बताता है और स्लम्प टेस्ट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो हमारा स्लम्प टेस्ट जो हमारे पास कंडक्ट किया जाता है वो किसमें किया जाएगा? स्लम्प कोन में किया जाएगा। और जब स्लम्प कोन को रिमूव करते हैं उसमें कंक्रीट की फिलिंग कराकर, तो कंक्रीट की फिलिंग बेसिकली 4 लेयर्स में कराई जाती है, और 4 लेयर्स में कराने पर हर लेयर में 25 ब्लो देने पड़ते हैं। हम स्लम्प कोन टेस्ट तभी प्रेफर करेंगे जब हमारे पास हमारे एग्रीगेट की साइज मैक्सिमम एग्रीगेट साइज कितनी होनी चाहिए? शुड नॉट बी ग्रेटर देन 38 mm। और जब हम स्लम्प कोन टेस्ट में जब स्लम्प को रिमूव करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के स्लम्प बनते हैं। एक बनता है ट्रू स्लम्प,
एक बनता है shear slump, एक बनता है shear slump, और एक बनता है collapse slump, एक बनता है collapse slump। अगर किसी स्लम्प टेस्ट, किसी कंक्रीट की टेस्टिंग करते वक्त अगर हमारे पास ट्रू स्लम्प बना है तो इसको हम डायरेक्टली एज इट इज कंसीडर कर लेते हैं, वैल्यू परफेक्ट है। अगर शेयर स्लम्प की कंडीशन बनती है तो हमारे पास इसका मतलब कुछ पोर्शन ऑफ कंक्रीट हमारे पास सबसाइड कर गया है और कुछ पोर्शन ऑफ कंक्रीट सबसाइड नहीं किया है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, हम इसकी एवरेज डेप्थ कंसीडर करते हैं। एवरेज डेप्थ ऑफ slump is considered। और अगर कोलैप्स स्लम्प होता है तो इसको हम यहां से रिजेक्ट ही कर देते हैं, मतलब ये वाला टेस्ट इसके लिए परफॉर्म नहीं किया जाएगा। सो दिस इज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड द स्लम्प टेस्ट। तो कॉम्पैक्शन पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, और स्लम्प टेस्ट हमारे पास सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट को बताता ही नहीं है, तो दोनों ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ओरिफिस कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज। देखिए जो क्वेश्चन है बच्चों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है और ये टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स यानी फ्लो मेजरमेंट। तो इन एन ओरिफिस द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, देखिए कोएफिशिएंट तीन होते हैं, तो सीडी होता है, सीडी रेशियो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज टू दी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, इसकी वैल्यू भी 1 से कम होती है। जो सीवी होता है वो होता है एक्चुअल वेलोसिटी टू दी थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये भी 1 से कम होता है। अगला जो सीसी होता है वो होता है एरिया एट सीसी, जो सीसी है वो वैल्यू 1 से कम होगी, तो ऊपर जो एरिया आएगा वो छोटा आएगा और नीचे एरिया बड़ा आएगा। तो एरिया जो छोटा होता है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा पर होता है, और देन उसके बाद एरिया जो आएगा वो ओरिफिस का आएगा। तो सीसी दो चीज का रेशियो है, चूंकि एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा बराबर एरिया एट ओरिफिस इनटू वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस। तो अगर हम एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस बोलें तो ये वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा हो जाएगा। तो जो सीसी है वो दो चीज का रेशियो है, उसको हम वेलोसिटी एट ओरिफिस अपॉन वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा भी बोल सकते हैं। तो सीसी दो चीज का रेशियो है, मेनली फॉर्मूला एरिया का है, बट हम जानते हैं एवी बराबर कांस्टेंट, डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। तो एरिया वेना कॉन्ट्रैक्टा इनटू वेलोसिटी वेना कॉन्ट्रैक्टा बराबर एरिया ओरिफिस इनटू वेलोसिटी ओरिफिस। तो उस अकॉर्डिंग से हम इसको निकाल सकते हैं। ऑर्डर पूछ सकते हैं, इसमें ध्यान रखना, सबसे बड़ा सीवी होता है, फिर सीडी होता है और उससे कम होता है सीसी। ठीक है, एक और चीज इसमें ध्यान रखना, जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ओरिफिस मीटर जो होता है उसका होता है 0.62 टू 0.67। क्लियर है यहां तक? और साथ में जो हमारे पास वेंचुरी मीटर होता है उसका जो सीडी होता है वो 0.95 से 0.99 के आसपास होता है, और सीडी इनकी एफिशिएंसी बताता है। तो अब हमसे पूछा है ओरिफिस में, ये तो ओरिफिस मीटर का मैंने आपको बताया, ओरिफिस और ओरिफिस मीटर दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिफाइंड है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसका रेशियो है, यहां पर थ्योरेटिकल वेलोसिटी टू एरिया गलत, वेलोसिटी ऑफ जेट टू एरिया गलत, एरिया ऑफ ओरिफिस टू एरिया ऑफ जेट, एरिया एट ओरिफिस नहीं, ये भी गलत, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ओरिफिस सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। क्लियर है? इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सीसी की जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू होती है, अगर हम शार्प एज ओरिफिस की बात करें, किसकी बात करें, शार्प एज ओरिफिस, तो शार्प एज ओरिफिस के लिए इसकी वैल्यू पाई अपॉन पाई प्लस 2 होती है, जिसको जब सॉल्व करते हैं तो वो 0.62 से 0.63 के आसपास आता है। वहीं पर जब हम सीवी निकालते हैं तो सीवी के लिए फॉर्मूला होता है x के अपॉन में 2 अंडर रूट वाई इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सीवी का, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना।
दूसरा, इसकी जब वैल्यू निकालते हैं सीवी की, तो ये वैल्यू लगभग आती है लगभग 95 के आसपास, सीवी की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब हम जब सीडी निकालेंगे तो 0.95 में अगर हम 0.62 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसी के आसपास आएगा। मतलब जो सीडी होगा, ठीक है, सीडी होगा वो भी किसके लिए, शार्प एज ओरिफिस। तो अगर ओरिफिस शार्प एज है तो शार्प एज ओरिफिस के लिए सीडी जो होगा वो इनके बीच में आएगा। मतलब 0.62 में अगर हम 0.95 का मल्टीप्लाई करें, 0.62 में अगर हम 0.95 का मल्टीप्लाई करें तो ये 0.58 मतलब 0.6 के आसपास लगभग आएगा। तो वैसे तो सीवी सबसे बड़ा है, देन उसके बाद सीडी है, देन सीवी है। ठीक है, दूसरा इसमें आप ध्यान रखिएगा एक और चीज, अगर बेल माउथेड ओरिफिस है, ये बेल माउथेड ओरिफिस है, तो बेल माउथेड ओरिफिस में वेना कॉन्ट्रैक्टा ओरिफिस पर ही बनता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो वहां पर जो सीसी होता है वो 1 होता है, इसलिए सीवी वहां पर कितना हो गया, 0.95 के आसपास आप मान लीजिए। तो सीडी जो होगा वो क्या होता है, सीसी इंटू सीवी होता है, तो वो भी 0.95 के आसपास हो गया। मतलब उसमें हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा सीवी सीसी है, फिर सीडी और सीवी दोनों एक हैं। किसके अंदर, बेल माउथेड में। बेल माउथेड ओरिफिस जो होता है वहां सीसी 1 होता है, वहां पे जहां ओरिफिस बनता है वहीं वेना कॉन्ट्रैक्टा आता है। ठीक है, तो सीवी 0.95 और सीसी हो गया 1, और सीडी जो होता है वो सीसी इंटू सीवी होता है, तो वो भी कितना आ जाएगा, 0.95। मतलब सीडी और सीवी सेम होगा, और सीडी जो सीसी है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको यहां पर हमने टर्म्स बता दी, इनको ध्यान रखिएगा ओरिफिस से। ओरिफिस में एक और क्वेश्चन यहां पर आता है कि माउथपीस क्या होता है। तो माउथपीस में आप ये ध्यान रखना कि माउथपीस एक पर्टिकुलर ऐसा पाइप होता है, ठीक है, जो हम ओरिफिस, ओरिफिस का सिंपल सा मतलब है किसी भी रिजर्वायर में, किसी भी रिजर्वायर में अगर कहीं पर कोई होल है तो उस होल को हम क्या बोल सकते हैं, ओरिफिस। यहां पर ये फ्लूइड स्टोर है, अब ये कोई लेक हो सकता है, कोई रिवर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, और उसमें अगर कहीं पर कोई छेद है, होल है छोटा सा, तो वो ओरिफिस कहलाता है। ठीक है, ओरिफिस में अगर डिस्चार्ज का फॉर्मूला बोलेंगे तो एरिया ऑफ ओरिफिस इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट ओरिफिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीवी अंडर रूट 2 जी एच, और यहां पर एच क्या होता है, एच होता है ये वाली हाइट, इसको हम बोलते हैं हाइट। हाइट जो इसमें लेंगे वो क्या होगा, ओरिफिस के सेंटर से अप टू दी फ्री सरफेस, ये हमारा हाइट होगा। इसको डेटम भी बोल सकते हैं, कितना डेटम अवेलेबल है। तो सीवी अंडर रूट 2 जी एच से हम क्या निकालेंगे, ओरिफिस की वेलोसिटी, और उसमें हम एरिया मल्टीप्लाई करेंगे ओरिफिस का, तो हमें डिस्चार्ज मालूम चल जाएगा उस ओरिफिस से। ठीक है, माउथपीस क्या होता है, एक पाइप होता है। अगर हम यहां पर एक पाइप कनेक्ट कर दें और इसके थ्रू मान लो फिर फ्लूइड निकल के आ रहा है, इसके थ्रू फिर फ्लूइड का जेट निकल के आ रहा है, और उससे अगर हम डिस्चार्ज पता कर लें, उससे हम डिस्चार्ज पता कर लें, तो माउथपीस उस पर्पस के लिए भी काम आता है। मतलब जब डिस्चार्ज निकालना है तो ओरिफिस से भी निकाल सकते हैं, और एक पाइप कनेक्ट कर दें उससे भी निकाल सकते हैं। ये जो पाइप यहां पर होता है इसको माउथपीस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, माउथपीस बोलते हैं। माउथपीस में एक बात ध्यान रखना है, माउथपीस की जो लंबाई होती है, ये माउथपीस है, ये इसकी लंबाई है, तो जो लेंथ ऑफ माउथपीस होती है वो उसके डायामीटर का कम से कम 5 से 7 गुना होती है। ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है। जो लेंथ ऑफ माउथपीस होगा, एक ऐसा पाइप, ठीक है, एक ऐसा पाइप हमने यहां पे कनेक्ट कर रखा है जिसका डाया जो जितना होगा उससे 5 से 7 गुना उसकी लंबाई होगी। माउथपीस में ध्यान रखना है, जब भी माउथपीस ओरिफिस में कनेक्ट करते हैं तो वो बाहर की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। बाहर करा तो वो एक्सटर्नल माउथपीस होगा, और अंदर से पाइप लगाया तो उसको इंटरनल माउथपीस बोलते हैं। इंटरनल माउथपीस का एक और नाम है री एंट्रेंट माउथपीस, और री एंट्रेंट माउथपीस को बोर्डास माउथपीस भी कहा जाता है। सो इसको बोलते हैं बोर्डास माउथपीस। मतलब ये अगर हमारे पास ऐसा कोई रिजर्वायर है, ठीक है, ये ऐसा क्या हो गया, हमारे पास एक रिजर्वायर हो गया, तो इसमें अगर हमने
यहां पर ऐसा कोई पाइप लगाया, ऐसा कोई हमने पाइप लगाया अंदर की तरफ, तो ऐसे पाइप को री एंट्रेंड या बोडाज माउथपीस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मशीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 2 years। मतलब यूजफुल लाइफ कितनी दे दी क्वेश्चन में? 2 years दे दी। अगला यहां पर हमें कॉस्ट कितनी दे दी? 10,000। ठीक है, इतने में परचेस करी, यही बोला है क्वेश्चन में। आगे, the amount which is to be set aside annually a sinking fund at the rate of 10% compound interest will be। जो इंटरेस्ट रेट हमें दिया है वो 10% दिया है। अब देखो सिंकिंग फंड का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें यहां पर एनुअली सिंकिंग फंड पता करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल सिंकिंग फंड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सिंकिंग फंड कितना इकट्ठा करना है, और इनटू में आता है यहां पे सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। जो सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला होता है आई के अपॉन में 1 प्लस आई के होल पावर n माइनस 1। अब इन्होंने क्या है क्वेश्चन में, यहां पर जो टोटल सिंकिंग फंड इसमें आता है, टोटल सिंकिंग फंड कितना इकट्ठा करना है, वो कितना होता है? कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू। इन्होंने कहीं भी स्क्रैप सेल्वेज नहीं दिया तो उसको जीरो मान लेते हैं, वो है ही नहीं, अभी नहीं इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। तो जो सिंकिंग फंड टोटल है वो कितना इकट्ठा करना पड़ेगा? जितनी कैपिटल कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी या कमोडिटी की, तो उसको हम यहां पे रख देते हैं। वो कितना हो गया? 10,000। इनटू में कितना इंटरेस्ट रेट दिया है हमें? 10%। और अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 प्लस आई। आई कितना है? 10% मतलब 0.1, तो 1.1 की होल पावर 2 माइनस 1। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? ये बिल्कुल बिना कैलसी के आप कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121, तो 1.21 आएगा। 1.1 का स्क्वायर 1.21 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 0.21। और 10,000 का 10% होता है 1000, मतलब ये आ जाएगा 1000 के अपॉन में 0.21, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर 1.21, 1.21 में से 1 गया तो 0.21, मतलब 1000 अपॉन 0.21। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। सिंकिंग फंड में इतना ध्यान रहेगा। सिंकिंग फंड क्या है? ऐसा अमाउंट जो हम अलग से रख देते हैं, किसमें से? नेट एनुअल इनकम में से, ताकि पूरे यूजफुल लाइफ के बाद हमारे पास वापस से जब वो स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, कमोडिटी खत्म हो जाए, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए, तो हमारे पास उतना अमाउंट इकट्ठा हो जाए जितना उसकी कैपिटल कॉस्ट थी। आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर एक्सपांशन जॉइंट वर्क इन कंक्रीट? देखिए, एक्सपांशन जॉइंट से आपसे पूछा जाए या फिर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का आपसे पूछा जाए, तो इसमें ध्यान रखना है, जॉइंट अगर पूछेंगे तो ये आपके इनका लंबाई ज्यादा है, विड्थ डेप्थ बहुत कम है, जॉइंट तो यूज करेंगे। ठीक है, कुछ वायर डालेंगे, टाई बार्स यूज करते हैं, डॉवेल बार यूज करते हैं, तो बार यूज करते हैं एज अ जॉइंट, राइट। और बार जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो पूरी लंबाई में करेंगे या पूरे उसमें सेक्शन में करेंगे? तो कहने का मतलब उसमें एक डायमेंशन बहुत ज्यादा होगा, और इसलिए ऐसे वर्क को हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? रनिंग मीटर में। वहीं पर आपसे पूछें कि हम जब फ्लेक्सिबल पेमेंट हम उनका जब एस्टिमेशन करेंगे तो किस में करेंगे? उसको हम करेंगे स्क्वायर मीटर में। वहीं पर अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करेंगे तो रिजिड पेमेंट को हम किस में मेजर करेंगे? उसको हम करेंगे मीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि वो आरसीसी वर्क होगा। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना है। एक्सपांशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट किस में मेजर होगा? वो हमारा मेजर होगा रनिंग मीटर के अंदर। तो सही आंसर होगा रनिंग मीटर। अगर आपसे पूछें स्टील वर्क किस में करते हैं, आयरन और स्टील वर्क, तो आंसर होगा आपका कुंटल या केजी। पर आपसे पूछें स्टील के डोर किस में करते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। स्टील के लोहे के दरवाजे, स्टील बढ़ाया लगता है केजी में होगा, बट वो स्क्वायर मीटर में मेजर होगा। तो ये आपको इसमें मेनली ध्यान रखना है। अगले इस पे चलते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि जब भी हम रोड वर्क करते हैं तो इसमें जब हम पेवमेंट मार्किंग करेंगे, पेवमेंट मार्किंग या कर्ब मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो वो जो लाइनें वगैरह बनाते हैं, मार्किंग बनाते हैं, उससे किस में करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, उसे रनिंग मीटर में मेजर करेंगे।
आपसे अगर बोले हम अर्थवर्क इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन किस में मेजर करते हैं, तो क्यूबिक मीटर। जब हम फाउंडेशन के लिए गड्ढा बनाते हैं तो वो खाली काफी बल्कि बनता है। वहीं पर आपसे बोला अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन फॉर लेइंग पाइप्स एंड केबल, तो अगर पूरे शहर में पाइप्स एंड केबल के लिए गड्ढा हो रहा है तो वो रनिंग मीटर में मेजर होता है। ये आप ध्यान रखना, उसको जब क्वेश्चन आएगा तो वो डिस्कस करेंगे। ये मेन इस क्वेश्चन से संबंधित हमें ध्यान रखना है। अगला आता है बिल्डिंग फेचेस अ रेंट ऑफ 10,000 एनुअली। जब भी कोई सी बिल्डिंग को हम रेंट पे देते हैं या लीज पर देते हैं तो उससे जो एनुअल पैसा प्राप्त होता है वो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इनकम, कुल आय। और अगर ग्रॉस इनकम में से हम आउटगोइंग को माइनस कर दें, जो भी उस बिल्डिंग को मेंटेन करने में खर्चा जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स जाएगा, चौकीदार, लिफ्ट वगैरह, मेंटेनेंस और सब स्टाफ रखेंगे, मैनेजमेंट, उसको आउटगोइंग बोलते हैं। और सिंकिंग फंड, सो जो हमें अमाउंट मिलेगा वो नेट इनकम होगा। और एनुअली बोला है इसलिए वो क्या हो जाएगा, नेट एनुअल इनकम, जिसको हिंदी में बोलेंगे शुद्ध आय। आफ्टर रिपेयरिंग इट विल लास्ट फॉर 2 years। रिपेयरिंग करने के बाद स्ट्रक्चर 2 साल तक रहा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट रेट है किस पर है, इंटरेस्ट रेट कैपिटल पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट कैपिटल वाला कितना है, 5%। 5% का मतलब है 0.05। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट को अलग अलग ऑथर्स अलग अलग उससे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जो है उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करता हूं। तो सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट जो है वो 0.05 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता दूं, आई अपॉन, यह भी डिस्कस किया था हमने सिंकिंग फंड में, होल पावर n-1। n क्या है, यूजफुल लाइफ, और आई क्या है, आई यहां पर सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें 2 प्रकार के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक कैपिटल वाला वो अलग है और सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट रेट अलग है। अब ये हमें 0.05 दे रखा है, तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू बतानी है बिल्डिंग की 2 साल बाद। इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी बिल्डिंग की, उसको समझते हैं। तो देखो यहां पर हमें कहीं भी आउटगोइंग क्वेश्चन में मेंशन है क्या, नहीं है। तो मान लो आउटगोइंग नहीं है, नहीं दे रखा है, तो आपको ये फिर ग्रॉस इनकम ही आपकी क्या हो जाएगी, नेट इनकम। मतलब नेट इनकम कितनी हो गई आपकी उस कमोडिटी से, 10,000 रुपीज, इतना आपको सालाना पैसे मिले। अब आपको जब भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है, कैपिटल कॉस्ट निकालनी होती है, पूंजीगत मूल्य निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला है ईयर्स परचेस इनटू नेट इनकम। अब नेट इनकम तो है बट ईयर्स परचेस क्या निकाले ना, व्हाट इज ईयर्स परचेस। ईयर्स परचेस एक ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका मल्टीप्लाई अगर हम नेट इनकम में कर दें तो हमें कैपिटल कॉस्ट उस कमोडिटी की मालूम चल जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हर साल हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है उस कमोडिटी को रेंट या लीज पे देने पे, हमें मान लो 10,000 रुपए मिल रहे हैं और हमने उसको बनाया 30,000 में, मान लो उतना हमने पूंजी लगाई थी, तो कितने साल में हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे जितना हमने मार्केट में निवेश करा, 3 साल में। तो इस एग्जांपल में 3 हमारा क्या होगा, ईयर्स परचेस। सो इसी क्वेश्चन में नेट इनकम तो हमें दे रखा है, अब ईयर्स परचेस निकालना है। अब ईयर्स परचेस का जरा फॉर्मूला समझते हैं। तो जो ईयर्स परचेस होता है इसके 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो होता है 1 अपॉन इंटरेस्ट रेट ऑफ रिकवरी, ये रिकवरी का इंटरेस्ट रेट है। मतलब इंटरेस्ट रेट भी 3 प्रकार के होते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट रेट, एक सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट रेट और एक रिकवरी इंटरेस्ट रेट। दूसरा एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल प्लस सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। कैपिटल आई कौन है, सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। और सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया था, सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 प्लस सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट रेट की होल पावर n-1। ठीक, अब यहां पर हम इसको रखते हैं, हमें ये दे रखा है तो ये आ जाएगा 0.05, ये भी दे रखा है 0.05, ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1 हो जाएगा 10। और हमें निकालना है कैपिटल कॉस्ट, तो ईयर्स परचेस के अंदर कर देंगे नेट इनकम। नेट इनकम हमारे पास है 10,000 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ये आ गया हमारे पास इसका क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास अगेन फ्रॉम द बीएमसी। क्वेश्चन है हमारे पास रॉक्स एंड स्टोन्स के टॉपिक से पूछा गया है इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है।
तो चलिए ठीक है, कुछ बेसिक सी बात करते हैं पहले। हमारे पास जब भी हम रॉक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन दी इवोल्यूशन। बेस्ड ऑन दी इवोल्यूशन हमारे पास एक होता है इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के बारे में क्या जानते हैं? इग्नियस रॉक के बारे में जानते हैं कि हमारे पास ये कैसे बनता है, कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनता है। किससे बनता है? कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनेगा। अब ये जो मैग्मा की कूलिंग है ये अलग अलग कंडीशन में होती है। अगर ये कूलिंग होती है हमारे पास अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, तो ऐसे केस में यही हमारा इग्नियस रॉक जो है ये कहलाता है एक्सट्रूसिव। क्या कहलाता है? एक्सट्रूसिव कहलाता है, या फिर वॉल्केनिक इग्नियस रॉक कहलाता है। लेकिन अगर कूलिंग ऑफ मैग्मा हो रही है हमारे पास इनसाइड अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अंदर अगर कूलिंग हो रही है तो ऐसे केस में यह देखना पड़ता है कि कहां पर हो रही है। अगर एट लार्ज डेप्थ हो रही है, अगर लार्ज डेप्थ पर है तो हमारे पास ये जो हमारे पास अर्थ के अंदर कूलिंग होती है तो इसे बेसिकली कहा जाता है इंट्रूसिव। क्या कहते हैं इसे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इसे कहा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें लार्ज डेप्थ पर कूलिंग हो रही है, लार्ज डेप्थ पर कूलिंग हो रही है तो इसी कहा जाता है प्लूटोनिक, प्लूटोनिक और डीप सीटेड। क्या कहते हैं इसे? डीप सीटेड कहा जाता है। और अगर यहीं पर शैलो डेप्थ पर हो रही है, कहां पर हो रही है? शैलो डेप्थ पर हो रही है कूलिंग, तो इसे कहा जाता है हाइपाबिसल। क्या कहते हैं इसे? हाइपाबिसल रॉक कहा जाता है। तो यह बात समझिएगा, जो सरफेस पे कूल होता है वो बहुत रैपिडली कूल होता है, कुछ महीनों में कूल हो सकता है। जो धरती के अंदर कूल होता है हमारे पास शैलो डेप्थ पर, इसे हमारे पास हजारों साल तक लग सकते हैं। और जो बहुत लार्ज डेप्थ पर कूल होता है उसे हमारे पास जो है वो लाखों साल तक लग सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास ये हमारे इग्नियस रॉक्स है। अगर एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक हमारे जो है रॉक्स की बात करूंगा तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा बसाल्ट, ट्रैप आ जाएगा, या फिर प्यूमिक स्टोन आ जाएगा। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द इनसाइड द अर्थ सरफेस, जैसे प्लूटोनिक रॉक की बात करूंगा तो प्लूटोनिक रॉक में एग्जांपल आ जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, गैब्रो के बाद हमारे पास साइनाइट हो गया, या फिर हमारे पास डियोराइट हो गया। तो ये अलग अलग रॉक्स हैं जो कि हमारे पास लार्ज डेप्थ पे कूल डाउन होते हैं। और वहीं पर हाइपाबिसल की अगर बात करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा एंडेसाइट, या फिर अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास डोलेराइट लिखा हुआ है। तो ये जितने भी रॉक्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, जिसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं, डोलेराइट इज बेसिकली इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट इज बेसिकली इग्नियस रॉक। जब नीज की बात करते हैं तो नीज हमारे पास क्या है, हमारा एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और मेटामॉर्फिक रॉक में और अगर रॉक्स की बात की जाए, मेटामॉर्फिक रॉक्स में अगर और रॉक्स की बात की जाए तो हमारे पास सिस्ट भी होता है, सिस्ट के साथ स्लेट भी होता है। ये सब भी किस में आ जाएंगे? हमारे पास हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाएंगे। तो ये मेटामॉर्फिक हो गया, ये हमारे पास जो है वो इग्नियस हो गया, इग्नियस हो गया। आंसर क्या बचेगा? सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में लाइमस्टोन ले लो या फिर आप सैंडस्टोन ले लो, एनी ऑफ द एग्जांपल इफ यू टेक इट, हमारे पास ये जो है ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक की एक खासियत है कि ये हमारे पास एमोर्फस नेचर का होता है, एमोर्फस नेचर का होता है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है, क्रिस्टल्स नहीं बनते इसके। और साथ में हमारे पास इसके अंदर परमिएबिलिटी हमारे पास ज्यादा देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर बात की जाए ये रॉक्स हमारे पास जो है वो कैसे होते हैं? लेयर्स में डिपॉजिटेड होते हैं। तो लेयर्स इनके अंदर बहुत अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या, मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहां से हमारा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A velocity potential exists in a fluid flow. क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से बच्चों, if a velocity potential function phi exists in a fluid flow,
देखिए अभी तक क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी जेई के एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल एक्सपेक्टेड जो पैटर्न होता है और जो ट्रेंड उनमें चल रहा है क्वेश्चंस का, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेट किए हैं। सो एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर कुछ भी डाउट आता है, जो भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आपको कुछ और टॉपिक उस पर जानना है, किसी भी जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसमें बता सकते हैं। So if a velocity potential phi exists in a fluid flow, then the flow is said to be turbulent, irrotational, rotational और laminar। तो अब इसमें समझते हैं। देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या बनाने में काम आता है? कौन सी लाइन इससे बना सकते हैं? इससे हम बना सकते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन या वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या होती है? इक्वल एनर्जी के पॉइंट्स को जोड़कर बनने वाली लाइन होती है। ये हमें एनर्जी के बारे में बताती है। दूसरा, ये कैसा फंक्शन है? 3D फंक्शन है स्पेस का, 2D फंक्शन है? तो ये 3D फंक्शन है स्पेस का और टाइम का, एक्स वाई जेड और टाइम तीनों पे, चारों पे डिपेंड करता है। अगला इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर हम इसका नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लें एक्स के साथ तो हमें वेलोसिटी एक्स की मिल जाएगी। वाई के साथ करेंगे तो हमें वाई की वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर हम उसका डिफरेंशिएशन z के साथ में करेंगे तो हमें z की वेलोसिटी मिल जाएगी w। ठीक है। अब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है? लाप्लास इक्वेशन को। तो ये ध्यान रखना है, फ्लो हमेशा होगा, फ्लो एग्जिस्ट। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाप्लास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर ये लाप्लास इक्वेशन जो है फाई में अगर ये 0 आ जाती है, एलएचएस बराबर आरएचएस, 0 बराबर 0, तो फ्लो है, वरना नहीं है। और एक और प्रॉपर्टीज की ध्यान रखना है, अगर आपका कहीं पर भी फाई एग्जिस्ट करता है, इफ फाई एग्जिस्ट, तो ओमेगा हमेशा 0 होगा। और जब भी ओमेगा 0 होता है मतलब फ्लो हमेशा क्या होता है? इरोटेशनल फ्लो होता है। सो ये ध्यान रखना है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो सिर्फ इरोटेशनल फ्लो के लिए ही डिफाइंड है। मतलब हम ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर मान लो फ्लो एग्जिस्ट, इफ फ्लो एग्जिस्ट, अगर फ्लो एग्जिस्ट करता है तो फ्लो दो प्रकार के होते हैं, या तो रोटेशनल फ्लो या तो इरोटेशनल फ्लो। राइट, बनी बात है। ओमेगा 0 या फिर ओमेगा नॉट 0। और जब रोटेशनल फ्लो है तो फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, इरोटेशनल फ्लो है तो फाई एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर फ्लो है तो फाई हो भी सकता है, नहीं भी। बट उल्टा बोलें, उल्टा बोल के देखें, अगर फाई कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो वो तब ही करता है और उसमें भी वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फाई एग्जिस्ट करा और लाप्लास को उसने सेटिस्फाई कर दिया, इसका ये मतलब कंफर्म हो जाता है कि फ्लो तो है। और फाई तभी होता है जब ओमेगा 0 हो, और ओमेगा 0 तभी होता है जब इरोटेशनल फ्लो हो। मतलब कि कुल मिलाकर बच्चों ये समझना कि अगर फ्लो है तो फाई हो भी सकता है, नहीं भी, बट अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इरोटेशनल फ्लो में ही करेगा, और इरोटेशनल फ्लो एक फ्लो ही होता है। मतलब फाई है तो फ्लो है, बट फ्लो है तो फाई जरूरी नहीं कि हो भी सकता है, नहीं भी, पर फाई है तो फ्लो होगा, फ्लो है तो फाई हो भी सकता है, नहीं भी, बट अगर फाई है तो फ्लो हमेशा होगा और इरोटेशनल होगा। फाई जो है वो इरोटेशनल फ्लो के लिए ही डिफाइंड है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर फ्लो कैसा होगा? फ्लो अगर होगा तो इरोटेशनल फ्लो होगा, ओमेगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। Which of the following four is not the method of valuation and of open land? देखिए यहां पर समझना, जो भी हमारे पास कमोडिटी होती हैं, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसे पर्सनालिटी या चटल भी बोलते हैं, और साथ में एक होती है रियल प्रॉपर्टी या रियलिटी भी उसको कहा जाता है। रियलिटी या फिर रियल प्रॉपर्टी, और पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनालिटी। पर्सनल प्रॉपर्टी में आती है बिल्डिंग्स,
जो अभी बनने वाली हो, बन रही हो, बन चुकी हो। अंडर डेवलप्ड, मे बी डेवलप्ड, मे बी गोइंग टू बी डेवलप्ड इन द नियर फ्यूचर, और मे बी कंप्लीटेड। डेवलप्ड प्रॉपर्टी। रियल और रियलिटी के अंदर आता है ओपन लैंड। तो मतलब ये ओपन लैंड के अंदर पूछ रहा है। ओपन लैंड के लिए हमारे पास जो मेथड होती हैं वो एक होती है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड के अंदर हम आसपास में जो भी जमीन अवेलेबल है उनसे कंपेयर कर कर जिसका हमें प्राइस पता करना है, वैल्यू पता करना है, उससे करते हैं। दूसरी वैल्यूएशन की टेक्निक है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिव मेथड। ये तब यूज की जाती है जब आसपास कोई नियर बाय कोई लैंड अवेलेबल नहीं है जिसकी मदद से हम जिसकी निकालना है उसकी वैल्यूएशन पता कर पाए। और एक और होती है बेल्टिंग मेथड। बेल्टिंग मेथड तब यूज करते हैं जब प्लॉट का साइज बहुत बड़ा हो, बड़े बड़े प्लॉट हों, तो हम जो प्लॉट के सामने जो रोड आ रही हैं, ठीक है, सर्विस रोड, उनके बेसिस पर हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो एक कंपैरेटिव, एक एब्स्ट्रैक्टिव और बेल्टिंग, ये तीन मेथड है ओपन लैंड की। मतलब प्रोग्रेसिव कोई मेथड नहीं है, ये तीनों मेथड हैं। सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन ने पूछा है इज नॉट द मेथड। कंपैरेटिव, फिर रिपीट कर रहा हूं, कब नाम में छुपा है कंपैरिजन। आसपास की जमीन का कंपैरिजन कर कर जिस जमीन का वैल्यू पता करना है उसका पता करते हैं। एब्स्ट्रैक्टिव तब यूज करते हैं जब आसपास कोई जमीन अवेलेबल ना और फिर वैल्यूएशन करना हो किसी जमीन का। और बेल्टिंग यूज करते हैं बड़ी लैंड्स के लिए। पर्सनल प्रॉपर्टी या बिल्डिंग्स के लिए जो कि बन चुकी है, बन रही है, बनने वाली है, उनकी वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा वो अभी में आगे क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, The next question that we have is from the building material again. पूछा गया है, the timber extracted from felled trees is classified based on the position of the tree as per IS 399 belongs to। तो देखो जब हम हमारे टिम्बर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन तो बहुत ज्यादा वाइड वेराइटी का है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर आपको समझ में आना चाहिए कितने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया सकता है। जब टिम्बर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पोजीशन के बेसिस पर टिम्बर का क्लासिफिकेशन, पोजीशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं इज रेफर्ड एज, एक कहलाता है हमारे पास पोजीशन के बेसिस पर स्टैंडिंग टिम्बर। ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है कि हमारा जो पेड़ है जिसको काटा नहीं गया है उसी को बेसिकली लिविंग ट्री भी कहा जाता है, उसी को लिविंग ट्री भी कहा जाता है, उसे स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। अगर उसे काट लिया जाए, अगर उसे काट लिया जाए और काट कर उसे गिरा दिया जाए तो उसे रफ टिम्बर कहा जाता है। और रफ टिम्बर में ही अगर मॉइस्चर कंटेंट 50% बाय द वेट ऑफ द टिम्बर से ज्यादा हो जाए तो ऐसे में उसे ग्रीन टिम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ग्रीन टिम्बर कहा जाता है। इसी रफ टिम्बर को आगे जब हम सीजनिंग करा देंगे तो उसे वेल सीजन या सीजन टिम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीजन टिम्बर कहा जाता है। और वहीं पर जब हम इसी की सीजनिंग कराने के बाद, इसी की सीजनिंग करा देने के बाद अगर हम बात करें कि हम इसे जो है वो लॉग्स या प्लैंक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उसे बेसिकली लंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबर कहा जाता है। ये पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ हमारे टिम्बर का। लेकिन अगर बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट कि टिम्बर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बेस्ड ऑन दी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टोटल 3 क्लासेस में बांटा गया है, दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के थे, जिसमें से हमारे पास ग्रुप ए सबसे अच्छी मॉड्यूलस इलास्टिसिटी वाला होता है और वहीं पर बी उससे कम और सी उससे और कम। मॉड्यूलस इलास्टिसिटी के बाद अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन सीजनिंग, तो बेस्ड ऑन सीजनिंग पर क्लासिफिकेशन बनता है विच इज रेफर्ड एज, हम उसे कह सकते हैं हाई रिफ्रैक्टरी, जिसको जलाना बहुत या जिसकी सीजनिंग करना बहुत मुश्किल है, तुरंत आग पकड़ सकता है। एक कहलाता है मीडियम रिफ्रैक्टरी, वन इज रेफर्ड एज मीडियम रिफ्रैक्टरी, जिसको हम जलाते वक्त ज्यादा हमें केयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ उनके अंदर स्प्लिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मीडियम रिफ्रैक्टरी। और एक कहलाता है विच इज रेफर्ड एज, या तो उसे लो रिफ्रैक्टरी कह लो, आइदर यू कॉल इट एज लो रिफ्रैक्टरी, या उसे नॉन रिफ्रैक्टरी भी कहा जा सकता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सीजनिंग करते वक्त आसानी से करा लो, हमारे पास वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं।
अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, पोजीशन के बेसिस पर हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पर हो गया, सीजनिंग के बेसिस पे हो गया, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर हो गया। तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर हम जो है टिम्बर का एक छोटा सा सेक्शन कट करके जमीन में गाड़ते और पता करते हैं कितना लंबा चल पा रहा है। तो हमारे पास 120 महीने से ज्यादा चलने वाला, 10 साल से ज्यादा चलने वाला टिम्बर सेक्शन हमारे पास जो है वो हाई ड्यूरेबल कहलाता है। 5 साल चलने वाला, 5 से 10 साल के बीच चलने वाला मीडियम ड्यूरेबल, और 5 साल से कम चलने वाला हमारे पास लो ड्यूरेबिलिटी। तो यह लो ड्यूरेबल टिम्बर होता है। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी के बेसिस पर भी हम हमारे टिम्बर को क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और तरीका है टिम्बर को क्लासिफाई करने का, बेस्ड ऑन हमारे पास टिम्बर क्लासिफाई कर सकते हैं पोजीशन, सीजनिंग, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और साथ में इसकी ट्रीटेबिलिटी। ट्रीटेबिलिटी के बेसिस पर भी हमारे पास हम इसको ट्रीट करा सकते हैं, या फिर हम इसको जो है वो पार्शियली ट्रीट करा सकते हैं या ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। ऐसे बेसिस पर हमारे पास इसका टिम्बर का क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर ट्री को गिरा दिया जाए, अगर ट्री को गिरा दिया जाए तो गिरा देने पर हमारा ट्री क्या कहलाता है? तो हमारे पास वो कहलाता है रफ टिम्बर कहलाता है। लिविंग टिम्बर और हमारा स्टैंडिंग टिम्बर दोनों एक ही चीज होती है। अगर कोई पेड़ हमारे पास खड़े खड़े सूख जाए और वहीं पर वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, डेड हो जाए, तो उसे डेड टिम्बर कहते हैं। आंसर यहां पर क्या होगा? बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इन अ ली चैटलियर एपरेटस। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ली चैटलियर एपरेटस की जगह अगर ली चैटलियर फ्लास्क पूछता तो ली चैटलियर फ्लास्क यूज होता स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लगाने के लिए, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लगाने के लिए काम में आ जाता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फॉर कंडक्टिंग द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट में जब हम हमारा ली चैटलियर एपरेटस यूज करते हैं तो ली चैटलियर एपरेटस में जो हमारे पास सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर जो होता है इसका डायमेंशन होता है 30 mm का, इसका डाया होता है और इसकी हाइट होती है हमारे पास, द हाइट इज अगेन इक्वल टू 30 mm। और हमारे पास जो गैप होती है बिटवीन दी आर्म्स, गैप बिटवीन आर्म्स जो होती है वो इनिशियली होती है 0.5 mm के बाद, 0.5 mm के बराबर होती है। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए इनिशियली। जब टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करने के बाद हमारे पास ये गैप जो है वो बढ़ती है अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है तो जो साउंडनेस है हमारे पास, अगर हम बात करें ड्यू टू एक्सेस लाइम या अनबर्न्ड लाइम की बात करूं, या अनबर्न्ड लाइम की बात करूं, तो हम ली चैटलियर जो है वो एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, ली चैटलियर एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर मैं मैग्नीशिया, ड्यू टू मैग्नीशिया या सल्फर कंटेंट से अगर पता करना चाहता हूं अनसाउंडनेस, तो उसके लिए हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर पूछ लिया है द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन ली चैटलियर एपरेटस। एक और बात समझिएगा, अगर विकट्स एपरेटस यूज होता है, अगर विकट्स एपरेटस यूज होता है तो विकट्स एपरेटस का भी जो मोल्ड होता है, जो इसका मोल्ड होता है, वो मोल्ड के लिए भी पता होना चाहिए कि उसका डाया होता है 80 mm के बराबर और उसकी जो हाइट होती है वो हमारे पास 40 mm के बराबर होती है। ये चीजें जो है वो याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहां पर अगर हमें पूछा डायमीटर पूछा तो कितना होगा वो हमारे पास 30 mm के बराबर डायमीटर होगा, हाइट भी उतनी होगी और बाकी चीजें जो है वो भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल, अगला क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से, द फ्लो फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड द बर्नौली इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज। देखिए बर्नौली इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो क्या है? P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड बराबर कांस्टेंट, है ना। तो बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड है ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है और कंजर्वेशन ऑफ मास पर कौन बेस्ड है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, यहां पर ये जो फॉर्मेट है इसे क्या बोलते हैं? तो इस फॉर्मेट को एनर्जी पर यूनिट वेट फॉर्म कहा जाता है। और एनर्जी पर यूनिट वेट फॉर्म को और क्या बोल सकते हैं?
तो इस फॉर्म को हेड फॉर्म भी कहा जाता है, हेड फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें जो ये सारी टर्म्स हैं इनको कौन सा हेड बोलते हैं, तो इन सभी को बोलते हैं टोटल हेड, मतलब प्रेशर हेड, डेटम हेड, काइनेटिक हेड। और अगर सिर्फ प्रेशर हेड और अगर डेटम हेड को ऐड करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। इसमें जो Z है वो कौन है, डेटम हेड या पोटेंशियल हेड, v²/2g काइनेटिक, डायनामिक या वेलोसिटी, और p/ρg प्रेशर हेड। मतलब टोटल हेड बराबर पीजोमेट्रिक प्लस काइनेटिक हेड भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, C, Z प्लस p/ρg प्लस v²/2g कांस्टेंट। अगला हमारे पास है व्हाइल कैरिंग आउट सिविल इंजीनियरिंग वर्क मस्टर रोल इज यूज्ड फॉर। देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी, एक हमारे पास है मस्टर रोल और एक होता है मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक को हम जो यूज करते हैं वो जो भी फील्ड पे डेली वर्क हो रहे हैं, डेली वर्क, ठीक है, उनका रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। मास्टर रोल में क्या रिकॉर्ड करते हैं वो ध्यान रखना, मास्टर रोल में हम अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं। अब जो परमानेंट स्टाफ है उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, ना ही उनकी सैलरी, क्योंकि वो तो परमानेंट स्टाफ है, उनकी तो सैलरी मंथली बेसिस पे जाना है। जो डेली वेज लेबर है, अटेंडेंस ऑफ डेली वेज लेबर, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसका जो फॉर्म नंबर है मस्टर रोल का वो 21 फॉर्म नंबर है। और जो मेजरमेंट बुक है ये 3 प्रकार का हो जाता है, एक होता है ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, एक होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, और एक होता है रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक, एमबीबी इसको बोलते हैं। रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक जो होता है वो डिविजनल ऑफिसर एसडीओ असिस्टेंट इंजीनियर के पास में रहता है, चेक एज अ चेक रखने के लिए। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक जो होता है ये कुछ स्पेशल जो वर्क होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, स्पेशल वर्क के लिए। और साथ में जो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक है ये रिपेयर मेंटेनेंस के वर्क के लिए, जो ऑर्डिनरी वर्क आ रहे हैं। तो रिपेयर मेंटेनेंस है तो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक बनाएंगे, स्पेशल कोई वर्क है तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, नॉर्मल जो वर्क होते हैं स्टैंडर्ड वर्क्स, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक उनके लिए। ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण एमबी है, साधारण मेजरमेंट बुक। तो जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो हर प्रकार के प्रोजेक्ट्स में आता ही रहता है, उससे खत्म होने के बाद भी चलता है, तो उसमें ऑर्डिनरी वर्क में रिपेयर मेंटेनेंस के काम आते हैं। जो भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अदर देन ऐसा वर्क जो अदर देन रिपेयर मेंटेनेंस है, वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक के अंदर यही दोनों चीजें होती हैं, बट वो एज अ चेक की तरह डिविजनल ऑफिसर के पास रिकॉर्ड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, मेजरमेंट बुक का जो फॉर्म नंबर आपसे पूछें तो उसका फॉर्म नंबर 23 होता है। मेजरमेंट वर्ड बड़ा है तो 23, मस्टर छोटा है तो 21। अब ऑप्शन देखते हैं, पेमेंट ऑफ परमानेंट गलत, पेमेंट ऑफ मटेरियल साइड गलत, रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ डेली लेबरर एकदम सही है, रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ परमानेंट गलत। डेली लेबरर की अटेंडेंस जहां रिकॉर्ड हो उसे मस्टर रोल कहा जाएगा। नेक्स्ट इज टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप, वन यूजेस अ प्रेशर गेज कनेक्टेड। देखो आप जानते हो जब भी प्रेशर हम मेजर करते हैं तो हमारे पास दो ही डिवाइस हैं, एक है मैनोमीटर, मैनोमीटर किसी भी फ्लूइड में चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस सब में यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है मैनोमीटर के अलावा एक और जो डिवाइस है वो है पीजोमीटर। और पीजोमीटर हम यूज करते हैं किसके लिए, ओनली फॉर लिक्विड। अगर लिक्विड में प्रेशर मेजर करना है, नॉर्मल प्रेशर मेजर करना है, ज्यादा हाई प्रेशर नहीं करना है, लो प्रेशर करना है, और वो भी गेज प्रेशर करना है। ठीक है, ये इसके लिमिटेशन है। मतलब आप पीजोमीटर से लो गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वो भी लिक्विड्स का, पर मैनोमीटर का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए कहां पे कनेक्ट करेंगे, वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब से हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं पाइप के अंदर। ओरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज के लिए आता है, पिटॉट ट्यूब जो है वो डिस्चार्ज के लिए नहीं है। पिटॉट ट्यूब जो है वो किसके लिए, पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी के लिए पाइप के अंदर, और ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज है पाइप के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा पीजोमीटर टैपिंग, पीजोमीटर में प्रेशर के लिए हम लगाएंगे। ठीक है, जो हम पिटॉट ट्यूब, जो हम प्रेशर कहीं भी नापना है तो हम पीजोमीटर या मैनोमीटर का यूज करते हैं। मैनोमीटर ऑप्शन में नहीं तो पीजोमीटर होगा।
फॉर द अकरेंस ऑफ लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, पाइप के फ्लो की बात करिए तो आप ये ध्यान रखिएगा जो पाइप फ्लो है इसमें रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो फ्लो लेमिनार होगा, अगर 2000 से 4000 के बीच में रेनॉल्ड संख्या है तो ट्रांजिशन फ्लो होगा, और 4000 से भी ज्यादा रेनॉल्ड संख्या है तो टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा। ट्रांजिशन जो है वो कोई फ्लो का पैटर्न नहीं है, बस वो स्टेट चेंज है, लेमिनार टू टर्ब्यूलेंट और टर्ब्यूलेंट टू लेमिनार। सिमिलरली अगर ओपन चैनल फ्लो है और रेनॉल्ड नंबर 500 से कम है तो लेमिनार, अगर 500 से 2000 है तो ट्रांजिशन, और रेनॉल्ड नंबर 2000 से भी ज्यादा है तो उसे हम टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलेंगे। उसी प्रकार से ध्यान रखना है फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट, फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट में भी आपसे पूछ सकते हैं रेनॉल्ड नंबर की वैल्यूज। तो अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है तो लेमिनार फ्लो होगा, अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो ट्रांजिशन होगा, और 2000 से भी ज्यादा है तब टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट के अंदर। सिमिलरली अगर रेनॉल्ड नंबर, अब मैं आपको बात कर रहा हूं फ्लो थ्रू सॉइल, अगर सॉइल में से पानी पास हो रहा है तो अगर रेनॉल्ड संख्या जो है वो 1 से कम है तो लेमिनार होगा, 1 से 2 हुआ तो ट्रांजिशन होगा, और रेनॉल्ड नंबर 2 से भी ज्यादा है तब टर्ब्यूलेंट फ्लो हमें देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाइप फ्लो के लिए पूछा है तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2000। ठीक है, एक और इसमें बच जाता है, एक लास्ट और समझ लेते हैं। अगर आपसे बाउंड्री लेयर थ्योरी का पूछा गया कि बाउंड्री लेयर फ्लो हो रहा है या कोई भी एक्सटर्नल फ्लो हो रहा है, फ्लो ओवर दी सरफेस, तो इसमें रेनॉल्ड नंबर की क्या कंडीशन है। तो अगर रेनॉल्ड नंबर 5 लाख से कम है तो ऐसे में लेमिनार होगा, और अगर उससे ज्यादा है तो टर्ब्यूलेंट होगा। तो पाइप में 2000 4000, ओपन चैनल में 500 2000, पैरेलल प्लेट में 1000 2000, सॉइल में 1 and 2, एंड बाउंड्री लेयर या फ्लो ओवर एनी सरफेस के अंदर 5 लाख। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एन्युइटी। कभी भी जब हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, पेंशन स्कीम लेते हैं, या हम कोई रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, एफडी कराते हैं बैंक के साथ, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। तो या तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं पैसे, या हम बाद में भविष्य में कुछ पैसे लेने के लिए, पेंशन वगैरह लेने के लिए वहां पे कुछ डिपॉजिट्स कर रहे हैं ताकि कुछ टाइम बाद हमें कुछ पैसा रिटर्न में मिलना चालू हो। तो इस प्रकार की जो टेक्निक होती है इसको एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। और इसमें जो सीरीज में जो पेमेंट किए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे एलआईसी को आप पेमेंट दे रहे हैं, आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, आप बजाज फाइनेंस की आपने पॉलिसी ले रखी है, तो आप बजाज फाइनेंस में आप हर साल कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जो सीरीज ऑफ पेमेंट है उसे एन्युइटी बोलते हैं, और एन्युइटी को हिंदी में वार्षिकी कहा जाता है। और उसके लिए जो आप पैसा दे रहे हैं, मान लो आपने हर साल दिया 1000 रुपए या 1100 रुपए, तो उसे एनुअल रेस्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एनुअल रेस्ट। अब जो वार्षिकी होती है, एन्युइटी होती है, ये 4 प्रकार से क्लासिफाई की जाती है। एन्युइटी 4 प्रकार की है। पहली है एन्युइटी सर्टेन, ठीक है, दूसरी है एन्युइटी ड्यू, तीसरी है एन्युइटी डिफर्ड, और एक है एन्युइटी परपेचुअल। अब इनको याद कैसे रखना है उसकी ट्रिक समझेंगे। अंग्रेजी के अल्फाबेट में अगर हम देखें तो जो सर्टेन है ए बी सी डी, सी पहले आया तो इसका अपोजिट याद रखना है, डी बाद में आया तो इसका उल्टा याद रखना है। बाद मतलब पहले और सी पहले आता है, पहले मतलब बाद में। तो अगर एन्युइटी सर्टेन का मतलब है कि अगर आप फिक्स्ड पीरियड के लिए कहीं पर पैसा उनको देंगे या वहां पर डिपॉजिट करेंगे फिक्स्ड पीरियड के लिए, ये फिक्स्ड है कि आपको 35 साल तक पैसे देने हैं। मान लो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं,
या लाइफ इंश्योरेंस तो ऐसी होती है जिसमें आपको जब तक आप हैं तब तक आपको पैसे भरते जाने, और आपके बाद आपका जो नॉमिनी है उससे पैसे मिलेगा। तो उसमें टाइम फिक्स नहीं है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, या हम बोल सकते हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। जब टाइम फिक्स नहीं है तो उसे परपेचुअल एन्युटी बोला जाता है, मतलब नॉट फिक्स्ड टाइम। अगर टाइम फिक्स नहीं है, बस आप पैसे भरते जाओ, जब आपने पैसे भर दिए, आपने कुछ स्कीम ली 10 करोड़ की, तो आप जब अगर आपकी डेथ होती तो उस केस में आपके नॉमिनी को उतना अमाउंट मिलेगा। तो जहां टाइम फिक्स नहीं है उसको परपेचुअल कहा गया। परपेचुअल एन्युटी का एक और नाम होता है परपेचुटी, इसका एक और नाम है परपेचुटी या परपेचुअल एन्युटी। अगर टाइम फिक्स्ड बोला जाए एग्जाम में तो आंसर होगा सर्टेन, नाम में ही छुपा है सर्टेन, मतलब जो फिक्स्ड होता है, जहां डेफिनाइट पीरियड हो। अब इसमें भी इसके, वैसे तो ये चार अलग अलग हैं, बट ये सर्टेन की ही ये दो वैरायटी बन जाती हैं। अब सर्टेन और कब और क्लासिफाई किया गया, तो अगर हम किसी भी साल में, जब भी हम मान लो हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और जो हमारा पैसा है वो साल के एंड में अगर कटे हमारे अकाउंट से, तो वो सर्टेन कहलाएगा। याद कैसे रखना, सी में पहले, पहले का उल्टा लास्ट, मतलब साल के एंड में पैसे कटे तो वो सर्टेन कहलाती है। अगर साल के जो भी आपका वो ईयर है उसके शुरुआत में पैसे कटें तो उसे ड्यू कहा जाएगा। कैसे याद रखना है, डी बाद में आ रहा है, बाद मतलब पहले, तो साल के शुरुआत में कटे, सिर्फ इतना वर्ड हो, साल के शुरुआत में पैसे कटे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर तो उसे ड्यू बोलेंगे। एट द एंड ऑफ द ईच ईयर सर्टेन, फॉर फिक्स्ड पीरियड सर्टेन, फॉर इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ ईयर्स नॉट फिक्स्ड तो परपेचुअल या परपेचुटी। एंड डिफर्ड का मतलब विच में स्टार्ट, डिफर्ड को ऐसे याद रखना, रिफर्ड, रिफर्ड मतलब रेफरेंस देना, मतलब स्टार्ट होगा, फिक्स टाइम होगा, बट विच में स्टार्ट इन नियर फ्यूचर, विच में स्टार्ट इन नियर फ्यूचर। जैसे मान लो कि आपने कोई एसआईपी वगैरह पॉलिसी लेते हैं, आपने एसआईपी ली 5,000 की, 15 साल के लिए स्कीम है कि 15 साल तक आपको हर महीने 5,000 भरने हैं, और फिर 15 साल के बाद फिर आपका जब एसआईपी खत्म हो जाएगी तो अब आपको हर महीने 20,000 मिलना चालू होंगे, जिस भी कंपनी का आपने एसआईपी ली। तो अब आपको कब तक भरने, 35 साल तक भरने या 15 साल तक भरने, उसके बाद आपको रिटर्न मिलना चालू होगा। तो कुछ टाइम बाद आपको मिलना चालू होगा, वो हमारा डिफर्ड में आ जाता है। विच में स्टार्ट इन नियर फ्यूचर, तब तक आपको पे करना है। या ऐसा हो कि आपने कुछ अमाउंट लिया और आप जब उसको रिटर्न दे रहे हो तो वो कुछ टाइम बाद दो, कितने टाइम बाद ये फिक्स नहीं है, विच में स्टार्ट इन नियर फ्यूचर, तो उसको हम डिफर्ड एन्युटी बोलते हैं। इसमें जरा ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या बोला है, कौन सी एन्युटी का प्रकार नहीं है, सर्टेन होता है, परपेचुअल होता है, इसेंट्रिक कोई नहीं होता, ड्यू भी होता है, तो आंसर होगा एन्युटी इसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल पूछा गया है हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स के बारे में। तो यहां पर हमारे पास इसकी डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। चलिए ठीक है, तो यहां पर विचार करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को जो है वो हमें लेकर चलना है। जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड 2180 1988, जिसको हमने रीअफर्म किया, ठीक है, रीअफर्म्ड इन 2002, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये बताता है कि हमारे पास जो नॉर्मल जो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स होती है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करने जाएंगे तो हमारे पास हमारी जो नॉर्मल बर्न्ड या नॉर्मल हमारे पास जो है वो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स होती है, नॉर्मल बर्न्ड क्ले ब्रिक्स जो होती है, अगर इन क्ले ब्रिक्स की बात करें तो ये हमारे पास टोटल 11 कैटेगरीज में है, 11 कैटेगरीज में है। कहां से कहां तक, 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक। These are basically referred as the normal या फिर कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करने जाएंगे, हमारे पास हेवी ड्यूटी
बर्न क्ले ब्रिक्स, मतलब ये हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा बेहतर क्वालिटी की बन जाती है। इन्हीं को इंजीनियरिंग ब्रिक्स भी कहा जाता है या इंजीनियर्ड ब्रिक्स कहा जाता है, इंजीनियर्ड ब्रिक्स कहा जाता है। अगर इनकी इनकी अगर हम खासियत देखें तो इनकी जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये है कि इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। पहली बात तो ये बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन जो आपको ध्यान रखना है कि इनका वाटर एब्जॉर्प्शन के अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेंथ या फिर क्लास की बात कर लो, ब्रिक क्लास की बात कर लो आप, तो जो ब्रिक क्लास होती है इनकी, जो ब्रिक क्लास होती है इनकी, वो होती है 40 और 45। तो 40 और 45 में अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ कौन सी, इनकी मिनिमम स्ट्रेंथ, और वो भी किसमें, हमारे पास बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ मिनिमम होनी चाहिए 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर, और इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर। ये हमारी हैवी ड्यूटी जो है वो बर्न क्ले ब्रिक्स की खासियत होती है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक और बात हमें ध्यान रखना है कि इनकी जो हमारे पास हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक्स की जो हमारे पास बल्क डेंसिटी है मिनिमम, मिनिमम जो बल्क डेंसिटी है वो हमारे पास जो है नियर अबाउट 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इनकी हमारे पास जो है वो यहां पर जब पूछा गया है मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये वाली कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, आईएस कोड 2180 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, इनका वाटर एब्जॉर्प्शन, इनका हमारे पास स्ट्रेंथ, इनकी क्लास, और हमारे पास इनकी मिनिमम बल्क डेंसिटी। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज फाइन एग्रीगेट इफ देयर साइज इज दिस एंड लेस, इससे या तो ये इससे कम हो। तो देखो अगर एग्रीगेट्स की बात की जाए तो एग्रीगेट्स हमारे पास दे कैन बी रेफर्ड एज फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब कौन से, अगर इनकी पार्टिकल की साइज, अगर पार्टिकल की साइज हमारे पास लेस देन 4.75 mm चली जाए, लेस देन अगर 4.75 mm चली जाए तो फाइन एग्रीगेट कहला जाएंगे। वन विल बी रेफर्ड एज कोर्स एग्रीगेट, वो कोर्स एग्रीगेट कहला जाएंगे अगर उनकी पार्टिकल की साइज ग्रेटर हो 4.75 mm से और लेस देन हो 75 mm, 75 mm से छोटी होगी तो कोर्स एग्रीगेट कहला जाएंगे। और वहीं पर अगर आपके पास साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब आपके एग्रीगेट्स कहलाते हैं साइक्लोपियन एग्रीगेट, आर रेफर्ड एज साइक्लोपियन एग्रीगेट। उसमें अगर कंडीशन ये है कि द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 75 mm, और वहीं पर इफ द साइज इज लेस देन हमारे 150 mm से कम है, तो वो फिर वो साइक्लोपियन एग्रीगेट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर हमारे पास द एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज फाइन कब बोला जाएगा, जब उनकी साइज क्या हो 4.75 mm से कम हो। क्लियर है बात इतनी, चलिए बाकी सारे पैरामीटर तो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं बनते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन अ सीमेंट कंक्रीट वर्क मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन, क्वेश्चन है बच्चों, इन ए सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क मिक्स्ड इन ए प्रोपोर्शन 1:2:4 सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बैचिंग की गई है। ठीक है, द फाइन एग्रीगेट इज ऑब्जर्व टू हैव अ बल्किंग ऑफ 10%, मतलब बल्किंग कितना हो रहा है वॉल्यूम के अंदर। बल्किंग आप जानते हैं बल्किंग क्या होता है, बल्किंग इज द फिनोमेना विच इज ऑब्जर्व्ड इन द फाइन एग्रीगेट और द सैंड। ठीक है, तो बल्किंग में क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है। बल्किंग जो होती है वो किस में होती है, बल्किंग हमेशा सैंड में देखने को मिलती है। बल्किंग में मैक्सिमम वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज कितना होता है, कितना वॉल्यूम बढ़ जाता है, मैक्सिमम, तो 30% ध्यान रखना है। और बल्किंग क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट के आने से वॉल्यूम बढ़ना, तो कितने वाटर कंटेंट पर, कितने वाटर कंटेंट पर हमें मैक्सिमम बल्किंग देखने को मिलती है, क्वेश्चन पूछें
तो आंसर होगा 4 से 6%। और अगर एक वैल्यू पूछे तो आंसर होगा 5%। मैक्सिमम बल्किंग मिलेगी 5%, रेंज पूछे तो 4 से 6। कितना मैक्सिमम हो सकता है? 30%। अगला, बल्किंग क्यों होती है, कॉज ऑफ बल्किंग, तो ध्यान रखना है सरफेस टेंशन मेन इसका कॉज है। ठीक है, सरफेस टेंशन होगा तो उससे क्या होगा? पानी का बबल्स बनेंगे, वाटर बबल बनेंगे तो सैंड उठने लगेगी। ठीक है, कोर सेग्रीगेट, अच्छा इसमें यह भी पूछ सकते हैं कौन सी सैंड में ज्यादा होगा, तो जो कोर सैंड होगी, फिर एक पूछेंगे मीडियम सैंड है और एक फाइन सैंड है, तो ऑर्डर बताओ। तो फाइन सैंड में ज्यादा होगा, मीडियम सैंड में कम और कोर्स में कम। कैसे याद रखना है? कोर्स सैंड थोड़ी भारी होगी तो उसमें बल्किंग कम होगी, मीडियम सैंड थोड़ी सी हल्की होगी, थोड़ा ज्यादा बल्किंग होगी, और फाइन सैंड और हल्की होगी तो उसमें सबसे ज्यादा बल्किंग हमें देखने को मिलेगी। क्ले और सिल्ट में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी चार्जेस होते हैं, कोहेजन होता है, तो कोहेजन जो बल्किंग होने वाली उसका अपोज करता है। और ग्रेवल जो होते हैं कोर्स एग्रीगेट, उसका वजन ज्यादा होता है और वहां बबल्स भी बस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो कोर्स एग्रीगेट है उनका जो साइज है वो ग्रेवली साइज है, एंगुलर एजेस होते हैं, तो बबल्स फॉर्मेशन प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं हो पाता है। सैंड ही वो साइज है जिसका खुद का साइज स्फेरिकल है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करेगा। तो अब ये बल्किंग से इतना मेन हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या है कि जब वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग कर रहे थे, जो हमने सैंड लिया उसमें हमें 10% का बल्किंग देखने को मिला। जब भी वॉल्यूम ना दिया जाए तो हम एक यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हम कितना मान लेंगे? 1 क्यूबिक मीटर। जब भी नहीं दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर मान लेना। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारा कितना हो गया? 2 क्यूबिक मीटर हो गया। इतना हमें दे दिया 2 क्यूबिक मीटर। अब इसमें यह ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना हो गया? 2 क्यूबिक मीटर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखना कि यहां पर बल्किंग कितनी थी? 10% बल्किंग थी इसमें, 10% बल्किंग देखी गई। तो एक्चुअल कितना होगा? एक्चुअल तो कुछ कम होगा। हम मान लेते हैं कि जो हम यहां पे मान लेते हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है सैंड का, एक्चुअल वॉल्यूम सैंड का वो हमने V मान लिया। एक्चुअल कितना मान लिया हमने? V मान लिया। तो जो बल्क वॉल्यूम होगा, जो ज्यादा हो गया, वो कितना? 10% ज्यादा, तो वो कितना हो जाएगा? 1.1 V। फिर से समझना, हमने क्या मान लिया? सैंड का एक्चुअल वॉल्यूम कितना मान लिया? V मान लिया। बल्किंग कितनी हो रही? 10%। मतलब जितना उसका वॉल्यूम है उसका 10% बढ़ जाएगा, मतलब 1.1 V हो गया सैंड के वॉल्यूम का। गॉट दिस? अब हम जानते हैं हमारा सैंड का वॉल्यूम कितना आ रहा है, जो हमने मेजर किया वो 2 क्यूबिक मीटर आ रहा है, मतलब 1.1 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम बराबर कितना हो गया? 2 क्यूबिक मीटर। तो हम बच्चों क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा सैंड का? वो हमारा कितना होगा? 2 क्यूबिक मीटर ऑफ द सैंड डिवाइडेड बाय 1.1। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.9 मतलब 1.8 आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1.1 इज 1.8, क्योंकि 1.1 1 अपॉन 1.1 0.9 होता है। तो ऐसे ध्यान रखना, आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो 1.8 क्यूबिक मीटर विल बी दी वॉल्यूम ऑफ दी सैंड। एक्चुअल वॉल्यूम 1.8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट फॉर द असेसमेंट ऑफ रेटिएबल वैल्यू और प्रॉपर्टी? ये मैंने आपको बताया था, इसमें यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो दो प्रकार की, एक होती है रियल प्रॉपर्टी, रियलिटी, दूसरी होती है पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनालिटी या चैटल। रियल प्रॉपर्टी जो होती है लैंड, उनमें 3 मेथड थी, कंपैरेटिव, एब्स्ट्रक्टिव और बेल्टिंग। जो हमारे पास रियल जो पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल मतलब कोई बिल्डिंग, मशीन, तो बिल्डिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। बिल्डिंग में वैल्यूएशन के लिए हमारे पास 5 मेथड है। एक है रेंटल मेथड, दूसरी है लैंड एंड बिल्डिंग मेथड, एक है कैपिटल वैल्यू मेथड, एक है प्रॉफिट बेस्ड मेथड और एक है डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, इनमें से सबसे मेन जो इस पे क्वेश्चन आता है वो है डेवलपमेंट मेथड। ये जो मेथड्स हैं हमारे पास, ये जो बिल्डिंग बनने वाली है, न्यू बिल्डिंग जो प्रपोज्ड है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जो बिल्डिंग अभी बन रही है, पार्शियली डेवलप्ड है, उसके लिए भी 5 मेथड्स हैं। और जो बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, मतलब डेवलप्ड है, उसके लिए भी ये 5 मेथड है। ठीक है, अब ये जो 4 मेथड हैं ये यूज हो सकती हैं ऑलरेडी डेवलप्ड, जो बिल्डिंग बन चुकी हैं।
बिल्डिंग बन चुकी है, उसको रेंट पे दिया, तो उसके रेंट से उसका वैल्यूएशन पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके आसपास जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। कैपिटल वैल्यू उसको बनाने में कितना लगा उससे पता कर सकते हैं। उससे कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल रहा है उससे पता कर सकते हैं। पर इसमें से एक ही ऐसी मेथड है, पांचवी मेथड, जो बिल्डिंग नई बनने वाली है या जो पार्शियली डेवलप्ड बिल्डिंग है जो भी बन रही है, उनके लिए यूज की जाने वाली मेथड कौन सी है? तो नाम में ही छुपा है डेवलपमेंट मेथड। बस ये मेन क्वेश्चन, इससे ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सी ऐसी मेथड है जो रेटिएबल वैल्यू प्रॉपर्टी, मतलब कि रियल प्रॉपर्टी, सॉरी पर्सनल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग बोल दिया, बिल्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते बोला है। तो प्रॉफिट बेस करते हैं यूज, रेंटल करते हैं यूज, कैपिटल वैल्यू। एन्युइटी कोई मेथड नहीं होती है। एन्युइटी तो हमारा एमोटाइजेशन की जो सीरीज ऑफ पेमेंट है उसे एन्युइटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एस्टीमेट। अब देखिए इसमें जो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है, और प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को स्टेज 1 एस्टीमेट बोलते हैं। वहीं पे जो डिटेल्ड एस्टीमेट है उसको यूनिट प्राइस या आइटम रेट बोलते हैं, और उसका स्टेज 2 नाम है, स्टेज 2 एस्टीमेट बोलते हैं। तो ये कंफर्म है कि पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट तब बनाते हैं जब कोई एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है, ठीक है, और रिवाइज एस्टीमेट तब बनाते हैं जब काम चालू हो चुका है और मटेरियल में कुछ डेविएशन आ रहे हैं, मटेरियल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। या फिर तब बनाते हैं जब एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर जो है उस प्रोजेक्ट में जो आया वो 10% एक्सीड कर गया ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट को। या तब बनाते हैं जब ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट 5% से एक्सीड कर गया। इन 3 कंडीशन में रिवाइज बनाते हैं। सप्लीमेंट्री तब बनाते हैं जब एक्स्ट्रा वर्क आता है। और एक और एस्टीमेट होता है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज तब बनाते हैं जब कोई काम में बीच में पार्शियली रुक गया था, मतलब पार्शियली डेवलप्ड प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें गवर्नमेंट का स्टे लग गया, बीच में वो काम रुक गया और उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सप्लीमेंट्री रिवाइज यूज करते हैं। अब इसमें हमें क्या समझना, करेक्ट सीक्वेंस। तो हम सप्लीमेंट्री और रिवाइज में करेक्ट सीक्वेंस नहीं बता सकते, ये रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाए जाते हैं, ये डिटेल्ड की ही वेराइटीज हैं। पर ये कंफर्म है, पहले अप्रोक्सीमेट बनता है फिर डिटेल्ड बनता है। तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, 2 और 1 का सीक्वेंस एक ही ऑप्शन में है। फिर 3 और 4 हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री पहले बाद में रिवाइज। तो याद रखने से कि काम अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो चेक कर लेंगे ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है तो फिर वो बनाएंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है तो मटेरियल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तब उसे बना लेंगे। तो ये मेन सीक्वेंस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, चलिए तो यहां पर हमारे पास अगला सवाल है, according to the IS code 654 1962 the maximum water absorption percentage of class AA type Mangalore pattern tiles is। तो जब हम बात करते ना, सोचना जरा किसकी बात चल रही है, मैंगलोर पैटर्न टाइल्स की। तो मैंगलोर पैटर्न टाइल्स बेसिकली क्या है, हमारे पास रूफिंग टाइल्स है, क्ले रूफिंग टाइल्स है। पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास ये जो हमारे पास टाइल्स हैं ये हमारे पास क्ले रूफिंग टाइल्स है, ठीक है। लेकिन कैसी है ये, मैंगलोर पैटर्न पे है। कैसी है ये, मैंगलोर पैटर्न पे है। तो जो आपने वो घरों के ऊपर जो खपरेल लगे हुए देखे होंगे, बेसिकली वही हमारे पास जो है वो रूफिंग टाइल हो जाती है, क्ले रूफिंग टाइल, जिन्हें मैंगलोर पैटर्न कहा जाता है, जिन्हें मैंगलोर पैटर्न कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किसे मैंगलोर पैटर्न कह रहे हैं, क्ले रूफिंग टाइल जो कि हमारे पास खपरेल होते हैं उन्हें हम बेसिकली ये कहते हुए चल रहे हैं। अब बात करते हैं मैंगलोर पैटर्न टाइल जो है वो हमारे पास 2 क्लास में होती है। एक क्लास कहलाती है हमारे पास क्लास ए, एक कहलाती क्लास AA, और एक कहलाती है हमारे पास क्लास ए। ये हमारे पास ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती, क्लास है थोड़ी सी कम क्वालिटी की होती है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम है हमारे पास, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यहां से ही पूछा गया है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन क्लास AA का शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18% बाय इट्स ओन ड्राई वेट, और वहीं पर क्लास ए का शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% बाय इट्स ओन ड्राई वेट।
एक तो ये कंडीशन ध्यान रखना है, ऊपर से कंडीशन ध्यान रखना है कि हमारे पास साइज ऑफ टाइल्स, जो साइज ऑफ टाइल्स हैं, ठीक है, वो दोनों के लिए कॉमन है। कौन कौन साइज में आती है? 410 mm इंटू 235 mm की साइज में आती है। एक साइज बनता है 220 mm बाय 420 mm बाय 250 mm, और एक साइज बनता है 425 mm बाय 260 mm। ये हमारे पास जनरली 3 स्टैंडर्ड साइज में हमारे खपरेल जो है वो बनते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो हमारे पास वेट है, जो इनका वेट है, दोनों के लिए कंडीशन सेम है। वेट इनका शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 kg एंड शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, या फिर कहता हूं शुड नॉट बी ग्रेटर देन, अच्छा यहां पर इसको ऐसे लिख दें, शुड नॉट बी लेस देन 2 kg। तो जो वेट है दोनों के लिए ही सेम है कि इससे कम वेट नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो बात ध्यान रखिएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, साइज ऑफ द टाइल एंड देयर वेट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू बी अंडरस्टूड। अब बात करते हैं खपरेल को बिछाया कैसे जाता है। तो खपरेल को जब बिछाते हैं तो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग कराते हैं। तो ओवरलैपिंग क्राइटेरिया, भाई ओवरलैपिंग कैसे होगी? एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे तो वहां पर अगर बात करें ओवरलैपिंग क्राइटेरिया में, अगर देखा जाए लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज हमारे पास हम 60 mm ओवरलैप कराते हैं हमारे इन खपरेल को एक के ऊपर एक। और वहीं पर अगर हम बात करें विड्थ वाइज, साइड वाइज की अगर बात करूं, तो विड्थ वाइज की अगर बात करूं मैं, विड्थ वाइज, तो विड्थ वाइज में हमें ओवरलैपिंग जो करानी होती है वो होती है 25 mm की। कितने की? 25 mm की ओवरलैपिंग होती है। तो अब जरा पूछा गया है आईएस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ क्लास AA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइल इज, तो हमसे वो ये वाला डाटा पूछ रहा है। मैक्सिमम कितना होता है? 18% होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव, मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्यूएससी का है और आरसीसी दोनों का हम बोल सकते हैं। ये आईएस कोड 456 के अंदर मेंशन है। स्ट्रिपिंग टाइम का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखना। स्ट्रिपिंग टाइम का मतलब होता है वह टाइम जिसमें हमें फॉर्मवर्क या प्रॉप्स जो हम बीम स्लैब कॉलम के लिए प्रोवाइड करते हैं उन्हें हटाना, मतलब रिमूवल टाइम पीरियड, रिमूवल पीरियड फॉर प्रॉप्स, मतलब सपोर्ट जो हम सेंटरिंग शटरिंग लगाते हैं और साथ में फॉर्मवर्क, उनका रिमूवल पीरियड कितना होना चाहिए। तो इसके लिए टेबल है पूरी आईएस कोड की, ध्यान रखना। जो वर्टिकल फॉर्मवर्क है जो कॉलम में हमने प्रोवाइड करे, बीम में हमने साइड में प्रोवाइड करे, स्लैब में, वो हमें 16 से 24 घंटे एक दिन में लगभग हटा देने। फिर जब हमने वो जो फॉर्मवर्क है सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, जो सॉफिट फॉर्मवर्क मतलब बॉटम स्लैब के नीचे जो फॉर्मवर्क आ रहे हैं उनको हटाना है और वापस से जो प्रॉप थे सेंटरिंग शटरिंग उनको फिर से लगा देना है। तो ये इसके लिए टाइम पीरियड है हमारे पास 3 दिन। ठीक है, सॉफिट फॉर्मवर्क टू दी बीम, अब बीम का जो सॉफिट फॉर्मवर्क है नीचे के फॉर्मवर्क वो 7 दिन में हटा देने। फिर प्रॉप्स की बात आती है, प्रॉप कब हटाने, तो अगर स्लैब का स्पान 4.5 तक है तो हम 7 दिन बाद प्रॉप हटा सकते हैं। ठीक है, और 4.5 से ऊपर है तो 14 दिन। वहीं पर बीम में प्रॉप कब हटाने, 6 मीटर तक स्पान है आर्चेस और बीम का तो 14 दिन, और 6 मीटर तक से ज्यादा है तो फिर 21 दिन। मतलब वर्टिकल फॉर्मवर्क तो 16 से 24 घंटे। फिर जो हमारा सॉफिट यानी बॉटम फॉर्मवर्क है वो स्लैब में 3 दिन और बीम के अंदर हमारे पास 7 दिन है। ठीक है, सॉफिट फॉर्मवर्क। अब स्लैब के अंदर सॉफिट फॉर्मवर्क कब हटाने, नीचे वाले फॉर्मवर्क 7 दिन, 3 दिन आर्च स्लैब के अंदर। अब जो हमारे प्रॉप्स हैं वो कब हटाने, तो अगर 4.5 तक है तो वो 3 था तो फिर ये 7 और 14, और बीम में हमारे पास टाइम कितना था फॉर्मवर्क का 7 दिन, तो प्रॉप कब हटाएंगे उससे ज्यादा, तो फिर उसमें आंसर है 14 और 21। वहां है 3 7 14 और यहां पे है 7 14 21। ठीक है, और वो 16 से 24 घंटे।
तो क्वेश्चन पूछा है सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम कब हटाएंगे। सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम का क्या होगा, 7 दिन। और आरएचएस में कब हटाएंगे, 3 दिन। और प्रॉप कब हटाएंगे, स्लैब के अंदर 4.5 तक है तो 7, और 4.5 से ऊपर है तो 14 दिन। और बीम की बात करें, आर्चेस की बात करें, 6 मीटर तक स्पान है तो 14 दिन, और 6 से ज्यादा स्पान है तो 21 दिन। ये टेबल याद रखने, इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आईएस 5515 the distance between the bottom of lower hopper and the top of cylinder। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन है हमारे पास अगेन फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एपरेटस जो होता है उसके डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द एपरेटस। तो एपरेटस के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो तो बेसिकली हमारे पास ऐसे हमारे जो है वो दो ऐसे हमारे पास जो है वो फ्रस्टम टाइप के हमारे पास हुपर्स लगे होते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान आना चाहिए। और नीचे हमारे पास एक सिलेंडर लगा होता है। तो इसके डायमेंशंस पे बात पूछी जा रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हमारे पास अपर हुपर होता है, इसका जो टॉप डाया होता है वो 250 mm के बराबर होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारा जो बॉटम हुपर होता है, इसका जो टॉप डाया होता है, ये हमारे पास 225 mm के बराबर होता है, 250 mm और 225 mm के बराबर। जो बॉटम हमारे पास डायमीटर होता है अपर हुपर का, ये होता है 125 mm के बराबर। और वहीं पर अगर हम लोअर हुपर के बॉटम डायमीटर की बात करें तो ये भी होगा 125 mm का, ठीक है। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट कि हमारे पास ये जो डायमेंशन है, ये हाइट कितनी होती है, तो ये होती है 275 mm के बराबर। और वहीं पर अगर हम बॉटम हुपर की बात करें तो इसकी हाइट होती है 225 mm के बराबर। और वहीं पर अगर हम बॉटम सिलेंडर की बात करें, जिसे रिसीवर भी कहा जाता है, तो इसकी हाइट होती है 285 mm के बराबर, 285 mm के बराबर। इसका जो डायमीटर होता है वो हमारे पास होता है नियर अबाउट 150 mm के बराबर। कितना, 150 mm के बराबर। तो ये डायमेंशंस जो है वो ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। मैंने सारे बता दिए। यहां पर आपके पास जो अपर हुपर है और अपर हुपर के बॉटम डाया लोअर हुपर के टॉप डाया के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, तो वो होती है 200 mm के बराबर। लोअर हुपर के लोअर डाया और रिसीवर के टॉप सरफेस के बीच में कितनी दूरी होती है, तो वो होती है 200 mm के बराबर। उन्होंने यही पूछा है कि जो आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन द बॉटम ऑफ द लोअर हुपर के बॉटम एंड द टॉप ऑफ द सिलेंडर कितना हमारे पास डिस्टेंस है, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 20 सेंटीमीटर के बराबर या 200 mm के बराबर। तो ध्यान रखिएगा डायमेंशंस कैसे ध्यान रखने हैं, कैसे याद रखने हैं। दीज आर फ्यू ऑफ द वैल्यूज दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। तो आंसर आ जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो हम ब्रिक अर्थ जब हम यूज करते हैं ईंट बनाने के लिए, तो उसमें सिलिका होता है और सिलिका का परसेंटेज होता है 50 से 60%। 50 से 60%। ये क्या काम में आता है, ये यूनिफॉर्म शेप मेंटेन कराने में काम आता है। ये यूनिफॉर्म शेप मेंटेन कराने में काम आता है। और फिर होता है हमारे पास एक एल्यूमिना, और एल्यूमिना होता है 20 से 30% के बराबर। और ये हमारे पास काम आता है एक हमारे पास गुड प्लास्टिसिटी के लिए, कि जो हम शेप देना चाहे वो शेप हम दे सकें और उसी शेप को मेंटेन करा सके, तो वो है सिलिका। हम एल्यूमिना के अलावा लाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास 5 से 6% या फिर 4 से 5% के बराबर हमारे पास होता है, जिसका पर्पस होता है हमारे पास प्रॉपर फ्यूजिंग का। क्या पर्पस होता है, प्रॉपर फ्यूजिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स का ये फंक्शन होता है इसका। लाइम के अलावा बात करते हैं आयरन ऑक्साइड का, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही हमारे ब्रिक में जो है वो चेरी रेड कलर निकल कर आता है, चेरी रेड कलर निकल कर आता है। और साथ में ये हार्डनेस और प्रॉपर फ्यूजन के लिए काम आ जाता है।
इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नीशिया कंटेंट, तो मैग्नीशिया कंटेंट भी शुड नॉट बी ग्रेटर देन, अच्छा यहां पर जो है वो आयरन ऑक्साइड लगभग 5 से 7% मान लो, आयरन ऑक्साइड 5 से 7% मान लो आप, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 5 से 7% के बराबर। और मैग्नीशिया कंटेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%, ध्यान रखिएगा ये हमारे पास जो है वो एक येलो टिंट लेकर आता है और साथ में प्रॉपर्टी को इंप्रोवाइज कराता है। तो आंसर क्या हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू ना 20 से 30%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐश एज पर IS 3812 पार्ट 1 2013 which is prepared from the fly ash or bottom ash or both mixed in any proportion and conveyed or carried in dry form and deposited dry। तो पहले तो ये समझो कि फ्लाई एश हमारे पास इसका जन्म कहां से हो रहा है। इसको अगर हम कहें तो दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज, इसको कहा जा सकता है पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश। पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश हमारे पास जो है वो राख है जो कोयले को कैसे बनती है, बाय बर्निंग ऑफ कोल, बाय बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को अगर जलाया जाएगा तो उससे जो राख बनेगी उसे पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश कहा जाता है। और अगर ये राख हमारे पास कहां से मिले, ठीक है, अगर हमारे पास राख ये कहां से मिले, बॉटम ऐश कहा जाता है। क्यों बॉटम ऐश कहा जाता है, अगर इस राख की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे एक तो नाम दिया जाता है बॉटम ऐश, और बॉटम ऐश का मतलब क्या हुआ, कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ बॉयलर। जिस बॉयलर को हम गर्म कर रहे हैं कोयला जलाकर, तो उसके नीचे से जो राख कलेक्ट की जाएगी उसे बॉटम ऐश कहेंगे, कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ बॉयलर, ठीक है। और वहीं पर अगर हमने राख को नाम दिया फ्लाई ऐश, तो इसका मतलब होता है कि हमने इस राख को, जब हमारे पास ये बर्निंग हो रही होती है तो बर्निंग के साथ जो राख ऊपर उड़ते हुए जाती है धुएं के साथ, तो उसको हम साइक्लोन कलेक्टर में कलेक्ट कर लेते हैं, प्रेसिपिटेटर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्टेड फ्रॉम फ्लू गैसेस उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमने हमारी फ्लाई ऐश, माउंट ऐश कह दो इसे, तो अगर इसे मैं नाम देता हूं 1, इसे नाम दिया 1, इसे नाम दिया 2, तो या तो अगर हमारी बॉटम ऐश होगी 1 और 2 और बोथ, या तो 1 या 2 या दोनों को हमने जो है वो यहां से कलेक्ट करके कैरी कराया। हमारे पास कलेक्टेड कैरीड ड्राई एंड डिपोजिटेड ड्राई, हमने कलेक्ट किया और इसे हमने जो है वो कन्वेयर पर कैरी भी ड्राई कराया, और जहां पर डिपॉजिट करना था वहां भी डिपॉजिट भी ड्राई कर दिया, मतलब जो हमने जो है वो ढेर कर दिया, तो उसे माउंट ऐश कहते हैं, माउंट बना देना, ठीक है। और उसी को हम अगर कहना चाहें तो वी कैन आल्सो रेफर्ड एज पॉन्ड ऐश। क्या कह सकते हैं उसे, पॉन्ड ऐश कह सकते हैं। कैसे पॉन्ड ऐश बनेगी, अगर हमारे पास हमारा 1 या 2 या फिर बोथ, जो दोनों तरह की ऐशेज हैं, अगर हमने इनको कलेक्ट किया, कलेक्टेड एंड कैरीड एज स्लरी, पानी के प्रेजेंस, मतलब पानी मिलाकर स्लरी के रूप में कैरी कराया, एंड डिपोजिटेड इन पॉन्ड या लेक, मतलब इनके लिए अलग से पॉन्ड या लेक बनाया, तो पॉन्ड या लेक बनाया तो इसलिए उसे पॉन्ड ऐश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, पॉन्ड ऐश कहा जाता है। अब अगर बात करें फ्लाई ऐश की ही बात कर लेता हूं,
जो फ्लाई ऐश होती है हमारे पास, अगर फ्लाई ऐश में, कंडीशन ध्यान रखिएगा, फ्लाई ऐश में अगर हमारा रिएक्टिव सीएओ फ्लाई ऐश में अगर रिएक्टिव सीएओ जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर ये 10% से ज्यादा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 10%, तो इसे कहा जाता है कैल्केरियस फ्लाई ऐश। और अगर रिएक्टिव सीएओ लेस देन 10% होता है तो इसे कहा जाता है सिलीशियस फ्लाई ऐश। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैल्केरियस फ्लाई ऐश जो है वो हमारे पास कब बनेगी, जिसमें रिएक्टिव सीओ 10% ज्यादा हो, तो ये बनती है तब जब हमारे पास हमने बर्निंग कराई हो लिग्नाइट की और सब बिटुमिनस कोल की अगर बर्निंग कराई हो तो कैल्केरियस फ्लाई ऐश बनती है। और अगर हमने यहां पर लिग्नाइट की बजाय एंथ्रासाइट की बर्निंग कराई हो, कोल की वैरायटी है, अब सब कुछ तो बता नहीं सकता लेकिन हाँ सारी चीजें जो है वो कंपाइल करके बताते चले जा रहा हूं, एंथ्रासाइट की या फिर बिटुमिनस की, अगर बिटुमिनस की बर्निंग की है, बिटुमिनस कोल की बर्निंग की है, तो सिलीशियस फ्लाई ऐश मिलेगी। अब देखो सब कुछ बता दिया मैंने, कुछ बचा ही नहीं अब इसमें। तो पूछा गया है फ्लाई ऐश का नाम बता दो, प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश और बोथ, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश और बोथ इन एनी प्रोपोर्शन एंड कन्वेड और कैरिड इन ड्राई फॉर्म और डिपोजिटेड फॉर्म, डाई और डिपोजिटेड फॉर्म में कैरी कराया, तो उससे क्या बनेगा हमारे पास, आंसर विल बी रेफर्ड एज दी माउंट ऐश। क्या बनेगा हमारे पास, माउंट ऐश बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज फॉर टेस्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की फाइननेस के लिए किसका इस्तेमाल नहीं करते, सीव मेथड का इस्तेमाल करते हैं आईएस सीव नंबर 9 के थ्रू, वेगनर टर्बिडिटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं इनटू द सेडिमेंटेशन एनालिसिस, एयर परमेबिलिटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं आइदर बाय द ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड और बाय द नर्स मेथड। ये जो डेंसिटी बोतल मेथड है ये हमारे पास डेंसिटी पता करने में काम आती है। तो आंसर यहां पर ये क्या यूज नहीं होता, तो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्या यूज नहीं होता, तो डी हमारे पास यूज नहीं होता। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट which has to be reduced at the time of clinker grinding in the preparation of quick setting cement। तो क्विक सेटिंग सीमेंट में सबसे पहले सोचना है कि हम बनाएंगे कैसे, बनाएंगे हम बाय द एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट तो हो, वो तो हम डाल ही रहे हैं अलग से। एल्यूमिना कंटेंट यहां पर बेसिकली हम जो है वो ज्यादा प्रिफर नहीं करते। हमारे पास यहां पर हमारा जो कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है उसी की वजह से हमारे पास जो है वो हमारा सल्फेट कंटेंट मिल जाता है। हमारे पास मैग्नीशिया से कोई मतलब नहीं होता, हमें एक्चुअली में जिप्सम कंटेंट को रिड्यूस कराना पड़ता है ताकि हम क्विक सेटिंग में जो फ्लैश सेटिंग की प्रॉपर्टी है वो इंड्यूस करा सकें। तो हमारे पास यहां पर किसको कम करना पड़ेगा, जिप्सम हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो जिप्सम हैज टू बी रिड्यूस्ड, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू एन ओरिफिस। देखिए क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है और ओरिफिस से क्वेश्चन है, फ्लूइड फ्लो थ्रू एन ओरिफिस ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ ओरिफिस हमें कितना दे रखा है, 0.4 मीटर स्क्वायर। साथ में बोला है विद एन एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ 400 लीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल डिस्चार्ज कितना दिया है, 400 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बोला है इफ द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द ओरिफिस, ओरिफिस से जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है वो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो यहां पे आपको समझना है सीडी का जो फॉर्मूला होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यू एक्चुअल के अपॉन में क्यू थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, क्यू एक्चुअल हमें कितना दिया है, 400 लीटर पर सेकंड दिया है। साथ में अगर हमें थ्योरेटिकल सैद्धांतिक निसरण या विसर्जन निकालना है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है, तो हम यहाँ पर थ्योरेटिकल वेलोसिटी में एरिया ऑफ ओरिफिस का मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम 2 में 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। पर जो हमारे पास एक्चुअल है वो तो लीटर पर सेकंड में, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है, तो इसको हम 800 लीटर पर सेकंड बोल सकते हैं।
यानी 800 कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो जो हमारे पास डिस्चार्ज CD है वो कितना हो गया, 0.5 हो गया। सिंपल है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी दिया, एरिया दिया, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाला, लीटर में कन्वर्ट करा, 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर होता है, एक्चुअल में थ्योरेटिकल का डिवाइड कर दिया। अगला क्वेश्चन है, स्टोन वेट 250 न्यूटन इन एयर एंड 150 न्यूटन इन वाटर, इफ द यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज 10,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज। देखिए, जब भी किसी चीज का वजन एयर में नापते हैं, वही चीज उसका वही वजन उसका रियल वेट कहलाता है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, रियल वेट अपैरेंट वेट कॉन्सेप्ट पर। वहीं पर जब हमने उसका वाटर में वेट लिया, तो जब हमने वाटर में वेट लिया तो यहां पर ऐसे वेट को हम क्या बोलते हैं, अपैरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, और अपैरेंट वेट जो होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रियल वेट माइनस बाइंड फोर्स। ठीक है, रियल वेट माइनस बाइंड फोर्स। अपैरेंट वेट कितना आया, जो किसी भी फ्लूइड में आए, वो कितना आया हमारे पास, 150 न्यूटन। रियल वेट कितना है, 250 न्यूटन, माइनस क्या हो गया, बाइंड फोर्स हो गया। इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास बाइंड फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, 250, रियल माइनस अपैरेंट, तो वो आ गया हमारे पास 100 न्यूटन, जो कि 250 में से 150 जाएगा तो 100 बचेगा। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है गामा वाटर, जो कि वाटर बोल रखा है, ठीक है, वाटर में बोल दिया, तो बाइंड फोर्स होता है गामा फ्लूइड जिसमें भी सबमर्ज्ड है, इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। अभी कुछ नहीं दिया, कितनी बॉडी सबमर्ज्ड है, तो पूरी जितना बॉडी का वॉल्यूम है, मान लेंगे कि जो पानी है उसके अंदर पूरी बॉडी डूबी हुई है, और तब हमने वजन लिया था, तब हमें 150 न्यूटन मेजरमेंट हुआ था। तो बराबर कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया। अब हमें पानी का जो गामा है वो कितना लेने को बोला है, वो हमें 10,000 लेने को बोला, राइट, 10,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और ये हमारे पास हो गया 100। इस दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, मतलब हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमारे पास कितना आ गया, 1/100, और 1/100 क्यूबिक मीटर आ गया। 1/100 को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, 0.01 क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 0.01 क्यूबिक मीटर। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा पहला सेशन, लेक्चर 1 और मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम यहाँ पर एसएससी जेई का आपको एक रिवीजन करा रहे हैं, जिसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज मतलब अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो उससे आपका टाइम भी वहां पर किल होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में समय ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का बेनिफिट ये है कि 2 घंटे आप हमारे साथ यहाँ पे इस YouTube चैनल AEC प्लस पे हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, और हम आपके लिए लेकर आएंगे एसएससी जेईई में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, और वो भी ऐसे क्रम में, ऐसे सब्जेक्ट्स पहले जिनका वेटेज ज्यादा है, ताकि हमारे पास हम पहले पहले वो सब्जेक्ट्स पूरे खत्म कर दें, उनका क्विक रिवीजन कर दें क्वेश्चंस के साथ। खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आंसर डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। सो ये जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज है आपको काफी बेनिफिट करने वाली है, और अगर आप इसी तरह से डिटेल में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, अगर आपके लिए अभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपके छूटे हुए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इन सब्जेक्ट्स पे कमांड करने की रिक्वायरमेंट है, सो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। विजय सर आपको गाइड करेंगे क्रैश कोर्स के थोड़े फीचर्स के बारे में। सर इसकी मतलब इंपॉर्टेंस बच्चों के लिए तब है, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और अभी जब वो इन प्रैक्टिस सेशंस को अटेंड कर रहे हैं या वो कहीं से भी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो चीजें बन ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ तो है, पहले पढ़ा हुआ था, टाइम काफी हो लेकिन चुका है। अब याद नहीं आ पा रहा है। अब कोई भी चीज पढ़ने बैठते हैं तुरंत ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम में मतलब कोई भी टेस्ट देने बैठते हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तुरंत आंसर नहीं आ पाता है। तो उसके लिए जो क्रैश कोर्स है, हमने इसे मतलब कंप्लीटली हमने जो है वो बहुत ज्यादा क्रिस्प रखा है कि पढ़ाया सब कुछ है, स्पीड में पढ़ाया है, मतलब तुम्हारा रिवीजन जिस स्पीड से तुम खुद कर सकते हो, हमने उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से इस क्रैश कोर्स में कराया है। कई बार क्या होता है कि हम खुद की लगन से रिवाइज नहीं कर पाते, लगातार 6 घंटे तक खुद बैठकर एक ही सब्जेक्ट पढ़ने बैठते तो दूसरा सब्जेक्ट ख्याल आ जाता है कि वो कब करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हमने पूरा क्रैश कोर्स एकदम बिल्कुल क्रिस्प मैनर में क्रिएट किया है कि सब कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा क्विक,
ताकि आपको सोचने का मौका ही ना मिले कि मैं बोर हो रहा हूं या फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट कब पढ़ूंगा। नहीं, इसी में इंटरेस्टेड रहोगे, इसी को खत्म करते चले जाओगे, तो कम से कम रिवाइज हो जाएगा बेहतर तरीके से, और आपके पास जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपका सब्जेक्ट डेवलप हो चुका होगा। तो विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट थरो प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसमें कि कोई डाउट ही नहीं बचेगा। क्योंकि एग्जाम के इस टाइम पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर एक प्रॉपर शेड्यूल मिले, प्रॉपर मैनर में अगर लेक्चर्स अवेलेबल हो, तो वो टाइम का बहुत बेटर यूटिलाइजेशन आपका हो पाता है। तो वो सारी चीजें आपको खुद को शेड्यूल नहीं करना है, शेड्यूल हम करेंगे, प्लान हम बताएंगे, सिर्फ प्रिपरेशन आपको करनी है, उन लेक्चर्स को आपको अच्छे से देखना है। एक और भी सर इसमें पार्ट है कि अभी वाला जो टाइम है ना, वो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम करने वाला समय है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, क्रैश कोर्स से पढ़ो, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं पे देनी है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है, प्रैक्टिस करना है, कुछ भी करना है अलग से, तो उसके लिए एईसी प्लस यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो। मतलब इस दो चीज के अलावा, एईसी प्लस एप्लीकेशन और एईसी प्लस यूट्यूब चैनल, इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। यूट्यूब खोलना है तो एईसी प्लस पे चले जाओ, यूट्यूब से बाहर आना है तो एईसी प्लस की एप्लीकेशन में चले जाओ। सारी चीजें बिल्कुल विदाउट एनी नॉनसेंस, एकदम सटीक, बढ़िया और शानदार तरीके से मिल रही होगी। कुछ ना सोचने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, बस लगे रहो अपने प्रिपरेशन में, और इस एग्जाम को फोड़ना है, और कुछ भी नहीं। तो ये जो एसएससी जे का 2023 का हमने शंखनाद करा, ये उसका पहला सेशन था, और इसके बारे में पूरा प्लानर हमने आपको बना दिया है। अगर आपको नहीं पता है क्या प्लानर है, किस बारे में सर आप बात कर रहे हैं, तो आप जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके कम्युनिटी पोस्ट को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पूरा टाइम शेड्यूल टिल दी डेट ऑफ द एग्जाम, अक्टूबर तक हमने पूरा प्लान बना के रखा है। आपका जनरल अवेयरनेस, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे पूरा कंप्लीट टेक्निकल हो, यहाँ पर एईसी की टीम लेकर आ रही है कंप्लीट पूरा एक सिलेबस का रिवीजन। सो जुड़े रहिए एसी प्लस यूट्यूब चैनल के साथ। इस जो सेशन है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है एसी प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, पब्लिक चैनल है, लिंक नहीं मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टॉप पर लिंक अवेलेबल है। तब भी परेशानी आ रही है, ये पब्लिक चैनल है, नाम सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आपको, और भी दूसरे वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा, और अदर क्लासेस का आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। सो जुड़े रहिए एसी प्लस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के अंदर जरूर मेंशन करें। कुछ भी डाउट हो, कुछ कॉन्सेप्ट से कुछ पूछना हो, तो भी आप वहां मेंशन कर सकते हैं कि सर अगले सेशन के अंदर आप उस टॉपिक का डिस्कशन ले लेना। मिलते हैं, एंड गुड बाय एंड टेक केयर।